मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 211। स्क्वाड 10 डोजो नंबरियों पर एकत्रित हुआ। भाई जी, आप यह कर सकते हैं। नवागंतुक उपकप्तान को हराओ। वाह वाह वाह! नवागंतुक बहुत भयंकर है। क्या वह वास्तव में ब्रह्मांडीय स्तर 1 है? भाई जी को दबाया जा रहा है। समुद्री लुटेरे खरबूजे के बीच चबाते हुए द्वंद्व देखते रहे। वे वांग को नहीं जानते थे। वे केवल इतना जानते थे कि वह एक कॉलोनी ग्रह से आया एक इंसान था और सिस्टर मिन ने उसे बचाया था, फिर उसके लिए स्क्वाड 10 में शामिल होने की व्यवस्था की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। ब्रह्मांडीय स्तर 1 पर सोचने के लिए वह उनके कप्तान टूटू जी के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम था। युद्ध में तलवार की रोशनियां आपस में गुथी हुई थीं। अद्भुत अद्भुत! अगर यह जारी रहा तो मैं हार सकता हूँ, टूटू जी ने अपने हथियार को दूर रखते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहा। शायद मैं ही हारूंगा, वांग ये ने अपनी 2 करीपानें हटा दी। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू समूहों में किसी की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण नहीं थी। जो महत्वपूर्ण था वह ताकत थी। इसके बिना कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा। मौजूदा कप्तानों को चुनौती देकर कोई भी 10 टीमों का कप्तान बन सकता है। जब तक दस्ते का कोई सदस्य आमने सामने की लड़ाई में कप्तान को हरा सकता है, तब तक वे स्थान प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हाँ, भविष्य में आपके और मेरे एक साथ काम करने से स्क्वाड 10 अब कमजोर नहीं होगा। टूटू जी खूब मुस्कुराए। कप्तान, ज्यादा खुश मत होइए। आप जल्द ही कप्तान के रूप में अपना पद भी खो सकते हैं। नीचे के सदस्य प्रसन्न हुए। अरे, क्या मैं सुधार नहीं कर सकता? वैसे भी अपने किसी से हारना शर्मनाक नहीं है, उन्होंने मजाक में डांटा। अगर वांग ये एक दिन भी मुझसे ज्यादा मजबूत है तो मैं स्वेच्छा से पद छोड़ दूंगा। मैं अब तुमसे अधिक मजबूत हूँ। वांग ने मन में सोचा। टूटू जी 10 कप्तानों में सबसे कमजोर थे। वह किशान से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन लू जी से बहुत हीन था। यदि वांग एक पर एक द्वंद्व में अपने सभी मौजूदा युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते तो वह लू जी से भी अधिक मजबूत होते, जिसका मतलब था कि वह स्वाभाविक रूप से टूटू जी के खिलाफ जीत सकते थे। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह अभी हरिकेन पायरेट्स में शामिल हुआ था और उस स्थान से अपरिचित था। उसे बाहर खड़े होकर परेशानी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह बस चुपचाप जहाज पर रह सकता था। जियाप्पू ग्रह पर पहुंचने के बाद वह फिर से जहाज पर चढ़ेगा या नहीं यह अभी भी अज्ञात है, तो वह उपकप्तान क्यों बनना चाहेगा? जहाज पर दिन सरल और शांतिपूर्ण थे। वांग धीरे-धीरे इस साधारण वातावरण में घुल मिल गए। लौकिक समुद्री डाकू दुनिया भर से आए थे। कुछ प्रदेशों से आए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश उपनिवेश ग्रहों से थे। कईयों के शरीर पर गुलामों के निशान थे। वहां बेघर लोग, अनाथ और यहाँ तक कि वे लोग भी थे जो जहाज पर पैदा हुए और पले बढ़े थे। उदाहरण के लिए, पहले दस्ते का कप्तान असाहिको बड़े जहाज पर बड़ा हुआ था। ऐसे ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू अधिक वफादार होते हैं, इसलिए उसे युवा मिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए छोटे जहाज पर भेजा गया था। वांग ने असाहिको को पहले कभी नहीं देखा था। इन दिनों अपने कमरे में अपनी दैनिक दिनचर्या और प्रशिक्षण के अलावा वह स्क्वाड 10 में अपने भाइयों के साथ घूम रहे थे। वे विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए भाई थे। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रह्मांडीय समुद्री लुटेरों ने ताशी स्टारफील्ड में यात्रा की थी और सभी ग्रहों पर अपने शुक्राणु छोड़े थे, इसलिए उनके पास बहुत सी जानकारी थी जो जिन रैन के पास नहीं थी। 10,000 किताबें पढ़ना 10,000 मील चलने जितना अच्छा नहीं था। खास तौर पर भाई, अगर मौका मिले तो शैतान जाति की औरत को जरूर आजमाना। वन गारंटी है कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। होंग वेई की आंखें अनियमित आकार की थीं, जिससे वह बहुत अजीब दिखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी बाई आंख युद्ध के मैदान में एक राक्षस द्वारा खोद ली गई थी और बाद में उसे प्रत्यारोपित किया गया था और उसकी मरम्मत की गई थी। ओह, ऐसा कैसे? भुना हुआ मांस खाते समय वांग ने पूछा। मजबूत, चुस्त, शक्तिशाली। वे थकान नहीं जानते। पागल! होंग वेई का चेहरा उत्साह से भर गया। इस तरह की टक्कर न केवल रोमांचक होती है, बल्कि यह आपको विजय की भावना भी देती है। वह इसकी कल्पना कर सकता था। यहाँ 10 से अधिक ग्रह थे, लेकिन एक भी जीवन ग्रह नहीं था। वहाँ केवल थोड़ा सा मूल्यवान खनिज ग्रह था। ब्रह्मांड में ग्रहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: उच्चतम औसत मूल्य वाले जीवन ग्रह, द्वितीय खनिज ग्रह, सबसे आम ऊर्जा वाले ग्रह और विशेष ग्रह। जीवन ग्रहों की संख्या 1% से कम थी और उनमें से 110,000 से भी कम निम्नतम स्तर के 4 सितारा जीवन ग्रह थे जो बुद्धिमान जीवन का पोषण कर सकते थे। हालांकि यदि कोई संपूर्ण आकाशगंगा को देखे तो संख्या बहुत अधिक होगी। यदि क्षेत्र को पूरे ताशी स्टारफील्ड तक विस्तारित किया गया तो 4 सितारों के ऊपर जीवन ग्रहों की संख्या 10 ट्रिलियन के करीब होगी और मानव, दानव और दानव जाति 80% से अधिक नियंत्रित होगी। एक 4 सितारा कॉलोनी ग्रह वास्तव में छोटा था। हम लगभग वर्महोल पर हैं। शिन रैन ने वांग की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। वर्महोल से गुजरने के बाद हम जल्द ही 3 प्रकाश वर्ष दूर 5 सितारा जीवन ग्रह जियापू ग्रह पर पहुंच जाएंगे। वांग भी इसका इंतजार कर रहे थे। वह शिन रैन की भावनाओं को महसूस कर सकता था। यह प्यार और अनिच्छा से भरा हुआ था। जियापू ग्रह पर पहुंचने का मतलब था कि वे दोनों अलग होने वाले थे। कौन जानता था कि वे दोबारा कब मिलेंगे? हालांकि उनके पास अपना रास्ता था। उनके सपने और लक्ष्य थे। जियापू ग्रह कृत्रिम वर्महोल नंबर 11। एक शानदार कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप को कृत्रिम वर्महोल नंबर 11 पर ड्रॉप किया गया था, जो आने जाने वाले हर परमाणु संचालित स्टारशिप की निगरानी कर रहा था। बाय उपकप्तान मुनरो मौलाओ और दाई उपकप्तान मुनरो मेंगजू ने बारी-बारी से कार्यभार संभाला। हर 3 ब्रह्मांडीय दिनों में वे निगरानी का आदान प्रदान करते थे। कैप्टन, एक परमाणु संचालित स्टारशिप वर्महोल से गुजर रही है। टीम के एक सदस्य ने डेटा प्राप्त किया और इसकी रिपोर्ट दी। ओह, मुनरो मेंगजू ने जानकारी को ध्यान से देखा। एक लौकिक समुद्री डाकू समूह, एक 2 सितारा समुद्री डाकू समूह। उनके पास बहुत प्रसिद्धि या रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें नवगठित किया जाना चाहिए। क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? टीम के सदस्य ने पूछा। दूसरे पक्ष का नेटवर्क खोजें और संचार अनुरोध आरंभ करें, मुनरो मेंगजू ने कहा। हाँ, जल्द ही यह कनेक्ट हो गया। नमस्कार, मैं मुनरो गार्ड्स की तीसरी टीम से हूँ, मुनरो मेंगजू ने गंभीरता से कहा। क्या बात? एक बूढ़ी और दयालु आवाज आई। आप लोग कहाँ से हैं? मुनरो मेंगजू ने पूछा। मैं आपको क्यों बताऊं? बूढ़ी आवाज शांत और अहंकारी थी। मुनरो मेंगजू ने कहा, यह इस तरह है। हम 2 इंसानों का पता लगा रहे हैं जो एक कॉलोनी ग्रह से भाग गए थे। वे मुनरो परिवार के कॉलोनी ग्रह 996 से हैं। क्या आपने उन्हें पहले देखा है? आपकी जांच से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस तथ्य पर ध्यान न दें कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हमें पता भी है तो भी आपको बताने का दायित्व हमारा नहीं है, बूढ़ी आवाज ने व्यंग्य किया। पिताजी। कॉल कट गई। मुनरो मेंगजू की अभिव्यक्ति बदल गई। लौकिक समुद्री डाकू समूहों से निपटना बहुत कठिन था। यह 2 सितारा ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू समूह के लिए विशेष रूप से सच था, जो एक बड़े जहाज की कमान के तहत गठित हुआ प्रतीत होता था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दूसरी पार्टी कितनी शक्तिशाली थी और क्या मुनरो गार्ड उन्हें अपमानित करने का जोखिम उठा सकते थे। अब हम क्या करें, कप्तान? क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? दस्ते के सदस्य ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, मुनरो मेंगजू ने अपना सिर हिलाया। 2 सितारा समुद्री डाकू समूह को उकसाना कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। वे उनके साथ तर्क नहीं करेंगे।
यदि वे उन्हें मजबूर करते तो बहुत संभव था कि उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ता। मुनरो मेंगजू ने कहा, उन्हें जियापू ग्रह पर पुनः आपूर्ति करने के लिए बस वहां से गुजरना चाहिए। परेशानी से बचना बेहतर है। निगरानी जारी रखें। हाँ कप्तान। वे जियापू ग्रह पहुंचे। चिमेंग परिवार के क्षेत्र में 5 सितारा जीवन ग्रहों को आमतौर पर ऊपरी और निचले क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। निचला क्षेत्र सामान्य आवासीय क्षेत्र था। कई चिमेंग कबीले के लोग वहां चले आए और एक नई ग्रह प्रणाली स्थापित की। ऊपरी क्षेत्र एक खाली क्षेत्र था जो विशेष रूप से ब्रह्मांडीय मनुष्यों के लिए था। सभी शीर्ष गुटों की यहाँ शाखाएं थीं, जिनमें उपशीर्ष गुट और द्वितीयक गुट भी शामिल थे। यह काफी समृद्ध था। ऊपरी और निचले क्षेत्र एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते थे। ब्रह्मांडीय मनुष्यों को निचले स्तर के सामान्य लोगों के जीवन में खलल डालने की अनुमति नहीं थी। यह मानव अभयारण्य द्वारा निर्धारित एक नियम था, जिसका गठन 7 सर्वोच्च मानव गुटों और 18 शीर्ष गुटों द्वारा किया गया था। गड़गड़ाहट के साथ तारायान रुक गया। हालांकि इसमें ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं का लोगो था, लेकिन जीवन ग्रह के ऊपरी क्षेत्र में सशस्त्र लड़ाई की अनुमति नहीं थी। इसलिए समुद्री डाकुओं को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को यहाँ उनके साथ परेशानी होगी। मुझे नियमों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जैसे चाहे मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन कम प्रोफाइल रखें और मेरे लिए परेशानी न पैदा करें। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप बाद में दादी बाई से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। याद रखें, 3 लौकिक दिनों के भीतर जहाज पर लौट आएं। जैसे ही उसने बहादुरी से कहा, यूमिन के लाल बाल हवा में नाचने लगे। हाँ कमांडर। कमांडर दीर्घायु हों। कमांडर, आप बहुत सुंदर हैं। लौकिक समुद्री डाकू बेहद उत्साहित थे। 100 से अधिक ब्रह्मांडीय दिनों तक जहाज पर रहने से उनका काफी समय तक दम घुटता रहा था। यूमिन के आदेश से समुद्री डाकू तुरंत तितर-बितर हो गए। बेशक न्यूनतम मनोरंजन भत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग दादी बाई के पास गए। यह एक भ्रमण समूह जैसा लगता है। वांग ये ऊपरी क्षेत्र में खड़ा था और बिखरे हुए ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं को देख रहा था। जब उन्होंने जमीन पर कदम रखा तो पाया कि यह पारदर्शी ऊर्जा की एक परत थी। नीचे देखने पर वह चिमेंग परिवार के क्षेत्र में अनगिनत सामान्य लोगों को देख सकता था। हालांकि नीचे से देखने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारी ऊर्जा और सिग्नल अवरुद्ध हो गए। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। इसके विपरीत जिन रैन स्पष्ट रूप से इसका आदी था। चल दर, आपका पंजीकरण करने से पहले हम नैन्ते का इलाज करेंगे, वांग ये ने शिन रैन से कहा। हाँ मैं जल्दी में नहीं हूँ, आसन्न विदाई के साथ। हालांकि जिन रैन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह उच्च आत्माओं में नहीं थी। जैसे ही वांग ये टहलने के लिए जियापू ग्रह के ऊपरी क्षेत्र की ओर जाने वाले थे, दादी बाई की आवाज अचानक उनके कानों में पड़ी। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने देखा कि यूमिन कहा था। दादी बाई और अंकल फेंग उसके पास खड़े थे। मेरे लिए रुको, वांग ये ने शिन रैन से कहा, जिसने हल्के से सिर हिलाया। वह ऊपर चला गया। कमांडर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? वांग ये ने भोली भाली युवती की ओर देखा। वह मूल रूप से बिना किसी कारण के उसकी तलाश नहीं करेगी। जब से वह जहाज पर चढ़ा, तब से वह उदासीन थी और वे तैरते तैरते एक दूसरे के करीब आ गए थे। जब हम जियापू ग्रह के वर्महोल नंबर से गुजर रहे थे, मुनरू ग्रह के गार्ड ने हमें एक संचार अनुरोध भेजा, जिसमें आपका पता पूछा गया। यूमिन सीधे मुद्दे पर आया। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मुनरू परिवार इतना साधन संपन्न था? नहीं, उन्हें अंदाजा लगाना चाहिए था कि वह यह रास्ता अपनाएगा। सौभाग्य से उसने समझदारी से जहाज छोड़ दिया था। धन्यवाद कमांडर, वांग ये ने उन्हें धन्यवाद दिया। जाहिर है यूमिन ने अपना अस्तित्व छुपाया था, अन्यथा मुनरू गार्ड अब तक उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुके होते। वांग ये ने कहा, बदलाव अपने पास रखें और उसे कुछ पोषण दें। सफेद लबादे वाले डॉक्टर ने वांग ये की ओर देखा। पोषण शुल्क चिकित्सा शुल्क में शामिल है। हालांकि वह सही जीन के साथ पैदा नहीं हुआ था और पिछली लड़ाइयों के कारण उसमें कई खामियां और आंतरिक चोटें बची हुई हैं। शेष 20 मिलियन स्टार पॉइंट का उपयोग स्वास्थ्य लाभ शुल्क के रूप में किया जा सकता है। मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं भी स्वस्थ होना चाहता हूँ। वांग ये ने यह कहते हुए मन में सोचा, तब मुझे तुम्हें परेशान करना होगा। सफेद लबादे वाले डॉक्टर ने अपना हाथ लहराया, यह संकेत देते हुए कि वांग ये जा सकता है। 3 दिन में वापस आना। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी अस्पताल छोड़ दिया। यह वास्तव में महंगा है, वांग ये ने आह भरी। एक साधारण ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू कभी भी 80 मिलियन स्टार पॉइंट वहन नहीं कर सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हांग वेई की आंखें आकार में भिन्न थीं। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके पास पैसे नहीं थे। दरअसल नान्ते की चोट का इलाज हेवन एंड अर्थ अस्पताल में करने की जरूरत नहीं है। उपशीर्ष गुटों में कई अच्छे चिकित्सा केंद्र हैं और कीमत आपके द्वारा भुगतान की गई कीमत का कम से कम आधा है, जिन रैन ने कहा। वांग ये ने कहा, चूंकि उसे इलाज की जरूरत है, इसलिए वह बेहतर इलाज के लिए भी जा सकता है। हम इतने गरीब नहीं हैं। उनके लिए ब्लू प्लेनेट से एक साथ बाहर निकलना आसान नहीं था। वैसे भी मुनरू किंग अंबर और मुनरू गार्ड्स को मारने से अर्जित धन में नैन्ते का हिस्सा था। जिन रैन ने हल्के से सिर हिलाया। हेवन एंड अर्थ हॉस्पिटल के चिकित्सा कौशल बहुत अच्छे हैं और डॉक्टरों का रुतबा भी है। शुरुआत में मैं सुप्रीम ह्यूमन कॉलेज के मेडिकल विभाग के लिए आवेदन करना चाहता था। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद मैं हेवन एंड अर्थ हॉस्पिटल में प्रवेश कर सकता था और बहुत सारा पैसा कमा सकता था। क्या उसे जान नहीं बचानी चाहिए? उसके इरादे नापाक थे। आपने अपना मन क्यों बदल लिया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेडिकल स्कूल की फीस अधिक महंगी है? वांग ये ने पूछा। शिन रैन ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया। नहीं, चिकित्सा विभाग बहुत कठिन है। मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। टीएसके अभी भी ऐसी चीजें थीं जो एक ब्रह्मांडीय स्तर की प्रतिभा नहीं कर सकती थी। चलो, 111 पंजीकरण के लिए आपके साथ चलें। वांग ये ने शिन रेल का हाथ थाम लिया। यह बहुत नरम था, लेकिन उसका मूड कुछ नम था। ठीक है, जिन रैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी, ह्यूमन अलायंस का एक गुट। स्वाभाविक रूप से उनकी 5 सितारा जीवन ग्रह पर कोई शाखा नहीं थी, लेकिन परीक्षाओं के लिए पंजीकरण प्रतिबंधित नहीं था। यदि किसी को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है और ट्यूशन शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है, तो सुप्रीम ह्यूमन अकादमी उसे ताशी स्टारफील्ड में लाने के लिए एक स्टारशिप भेजेगी। किसी के परिणामों के अनुसार उन्हें 7, 8, 9 या यहाँ तक कि प्रसिद्ध 10 सितारा जीवन ग्रह पर भेजा जाएगा। शिन रैन को अपनी सीमाएं पता थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे 8 सितारा जीवन वाले ग्रह पर द्वितीय श्रेणी की सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश कर सकेगी। जब तक कोई अच्छे ग्रेड और प्रदर्शन के साथ सुप्रीम ह्यूमन अकादमी में प्रवेश करता है, तब भी उनके पास अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सुप्रीम ह्यूमन अकादमी की कक्षा 2 में आगे बढ़ने का मौका होता है। जल्द ही उसने अपनी पहचान सत्यापित की और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया। सर्वोच्च मानव अकादमी ने किसी को अस्वीकार नहीं किया। जब तक किसी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, तब तक वह प्रयास कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, तो मैं राक्षसों से लड़ना पसंद करूंगा। वांग ये ने शिन रैन की दयनीय दृष्टि को अस्वीकार कर दिया। क्या मजाक है? क्या वह अंदर आ सकता है? ऐसा नहीं था कि वह खुद को छोटा समझ रहा था, बल्कि उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि जिन रैन ने कैसे अध्ययन किया था। खेती की तरह अध्ययन के लिए भी बहुत समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि वह मूर्ख नहीं था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं यही नहीं थीं। कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि यह आपको चुनने के लिए और अधिक रास्ते देता है। पंजीकरण शुल्क भी सस्ता है। शिन रैन ने वांग ये का हाथ हिलाया और विनम्रता से कहा। फिर ठीक है, वांग ये ने हार मान ली।
परीक्षा के लिए उसके साथ जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके अलावा उसके साथ जाने के ज्यादा अवसर नहीं थे। वांग ये ने जानकारी भरी और अपनी पहचान सत्यापित की। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी की परीक्षाएं वर्चुअल कॉस्मिक में आयोजित की गईं। परीक्षार्थियों को आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए एक गुमनाम परीक्षा खाता दिया जाएगा, जिसमें सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा। बेशक सर्वोच्च मानव अकादमी के परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के अलावा वे उस खाते के साथ आभासी ब्रह्मांड के अन्य कार्यों का उपयोग नहीं कर सकते थे। बीम डेटा जुड़ा हुआ था और वांग ये ने चयन इंटरफेस को देखा जो उसके सामने आया। चिकित्सा विभाग, अनुसंधान विभाग, इतिहास विभाग, ब्रह्मांडीय विभाग, ये वे विभाग थे जिनके लिए कोई भी पंजीकरण कर सकता था और कोई भी मूल्यांकन लेने के लिए किसी को भी चुन सकता था। प्रत्येक विभाग की अलग-अलग मूल्यांकन आवश्यकताएं थीं। अनिवार्य बुनियादी ज्ञान के अलावा एक अतिरिक्त पेशेवर मूल्यांकन भी होगा। वे सभी कठिन हैं। वांग ये ने उन्हें एक-एक करके ब्राउज किया। महान ब्रह्मांडीय युग का ज्ञान विशाल था। इसके अलावा ब्रह्मांडीय मनुष्यों का जीवनकाल लंबा था, इसलिए उनके पास सीखने के लिए बहुत लंबा समय था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्कूल की फीस का भुगतान दशक में एक बार किया जाता था। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी में किसी को मूल रूप से 100 वर्षों से अधिक समय तक स्कूल में रहना होगा। युद्ध विभाग, सैन्य रणनीति विभाग, वांग ये को सैकड़ों विभागों के बीच एक ऐसा विभाग मिला जिसमें वे मुश्किल से ही प्रवेश कर सकते थे और उन्होंने इसके परिचय पर ध्यान दिया। ब्रह्मांड में अनगिनत जातियां थीं और मनुष्य सबसे शक्तिशाली नहीं थे। यह विशेष रूप से गंभीर था क्योंकि मानव क्षेत्र दो अन्य महान जातियों अर्थात राक्षसों और शैतानों के क्षेत्रों से टकराते थे। तीनों दल पूरे वर्ष युद्ध में थे, इसलिए मनुष्य युद्ध और सैन्य रणनीति प्रतिभाओं के लिए बहुत उत्सुक थे। युद्ध विभाग समग्र योजना पर अधिक केंद्रित था। एक व्यक्ति समग्र स्थिति में खड़ा होगा और युद्ध का नेतृत्व करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करेगा, प्राचीन काल में सम्राटों और नागरिक अधिकारियों की तरह। सैन्य रणनीति विभाग ने मौके पर सैनिकों की तैनाती पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। एक व्यक्ति दुश्मन से आमने सामने लड़ने के लिए एक सेना का नेतृत्व करेगा, जिसने उसे एक जनरल और एक रणनीतिकार की तरह बना दिया। आइए सैन्य रणनीति विभाग का प्रयास करें। वांग ये ने अपनी पसंद बनाई। युद्ध विभाग को भी भारी मात्रा में ज्ञान की आवश्यकता थी। इसकी तुलना में सैन्य रणनीति विभाग ने सीधे युद्ध के मैदान पर अनुकूलनशीलता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिक दिलचस्प था। किसी भी तरह वह सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश पाने की आशा से परीक्षा नहीं दे रहा था। वह सिर्फ परीक्षा के लिए जिन रैंक के साथ जा रहा था, इसलिए परीक्षा के दौरान उसे बस मौज मस्ती करनी चाहिए। कुछ देर बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी का एक एकीकृत मूल्यांकन था जो हर 3 ब्रह्मांडीय दिनों में एक बार आयोजित किया जाएगा। मूल्यांकन से 3 दिन पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि थी। मूल्यांकन 5 लौकिक दिनों में आयोजित किया जाएगा। वांग ये ने पंजीकरण कार्यालय छोड़ दिया। आपने किस विभाग के लिए आवेदन किया था? जिन रैंक उसे देखकर मुस्कुराया। सैन्य रणनीति विभाग, वांग ये ने कहा। जिन रैंक की अभिव्यक्ति में कहा गया था, मैं यह जानता था। उन्होंने कहा, बुनियादी ज्ञान के अलावा सैन्य रणनीति विभाग के पास 3 पेशेवर आकलन हैं, अर्थात सामरिक उपलब्धि, व्यक्तिगत युद्ध क्षेत्र की ताकत और वास्तविक युद्ध सिमुलेशन। हाँ, वांग ये ने इसके बारे में पहले ही परिचय में पढ़ लिया था। आपने किस विभाग के लिए आवेदन किया था? ब्रह्मांडीय विभाग, शिन रैन ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही प्रस्तावना पढ़ ली थी। ब्रह्मांड विभाग बहुत बड़ा था। इसके लिए भारी मात्रा में ज्ञान और ब्रह्मांड की हर चीज की काफी समझ की आवश्यकता थी। लेकिन यह वास्तव में जिन रैन के लिए उपयुक्त था। आपको ब्रह्मांडीय विभाग क्यों पसंद है? वांग ये बहुत जिज्ञासु थे। शिन रैन ने कहा, मुझे वास्तव में यह पसंद नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि कॉस्मिक विभाग मेरे क्षितिज का विस्तार कर सकता है। यह विभाग कठिन दिखता है, लेकिन परीक्षा की कठिनाई वास्तव में मध्यम है। इसमें बहुत विस्तृत और विशाल पेशेवर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह तब तक ठीक है जब तक कोई व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ता है, उसकी याददाश्त मजबूत है और वह मामलों के सभी पहलुओं में रुचि रखता है। एक स्प्रिंग बोर्ड, वांग ये तुरंत समझ गए। लगता है हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। जिन रैन मुस्कुराया। वांग ये ने सिर हिलाया। शाही परिवार के लिए सामान्य नागरिक का दर्जा प्राप्त करना पीने के पानी जितना आसान था। भले ही उन्होंने लौकिक नागरिकता मांगी हो, दूसरा पक्ष ऐसा कर सकता है, भले ही वे शाही परिवार की एक शाखा ही क्यों न हो, क्योंकि वे मूलतः एक ब्रह्मांडीय राष्ट्र के पिरामिड के शीर्ष पर थे। उन दोनों को खाने के लिए जगह मिल गई। ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं को अब अपने पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए भोजन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भोजन करना अपने आप में एक बहुत ही आनंददायक चीज थी। ऊपरी क्षेत्र में कई दुर्लभ सामग्रियां, बढ़िया शराब, व्यंजन और दुर्लभ जानवर थे जिन्हें वांग ये ने जी भरकर खाया। स्वादिष्टता ने उसकी स्वाद कलिकाओं को प्रज्वलित कर दिया और वाइन की सुगंध मादक थी। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, जिन रैन को पिछली महिला सहायक से एक संदेश मिला। वांग ये और नानते की पहचान तय हो गई। मूल रूप से कई प्रक्रियाएं थीं, लेकिन एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन की शाही परिवार की स्थिति के साथ इसमें भोजन का केवल थोड़ा समय लगा। दूसरे पक्ष ने अपना नाम नहीं बदला। यह अभी भी वांग ये और रैन थे। हालांकि उनकी पहचान पहले से ही एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के सामान्य नागरिकों की थी, जिसमें उनका जन्म क्षेत्र, उम्र और सब कुछ शामिल था। सिर से पांव तक सब कुछ बड़े करीने से और दोषरहित तरीके से किया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने वांग ये के जन्म से लेकर वर्तमान तक की सभी तस्वीरों का अनुकरण करने के लिए सिंथेटिक छवियों का भी उपयोग किया। एक असली पहचान। शिन रैन ने भावनात्मक रूप से कहा, ये 1.5 कॉस्मिक डॉलर बहुत बड़ी बात है, खासकर जब से आपकी पहचान 5 सितारा क्षेत्र में पैदा हुई है। संपूर्ण जीवन रिकॉर्ड के साथ भविष्य में 1 स्टार ब्रह्मांडीय नागरिक बनने के लिए आवेदन करना आपके लिए बहुत मददगार होगा। कैसे? वांग ये ने उत्सुकता से पूछा। जिन रैन मुस्कुराया। सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश पाने का सबसे आसान तरीका है। इस संपूर्ण पहचान के साथ आप एक सितारा लौकिक नागरिक बन सकते हैं। दोबारा वांग ये असहाय थे। जिन रैन ने हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब तक परीक्षक अंधा नहीं होगा, वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। ऐसा कहा जा रहा है। यदि वह वास्तव में सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक बन सकता है और मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता है, तो यह स्वाभाविक रूप से केवल एजियोर माउंटेन वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश करने में सक्षम होने से कहीं बेहतर होगा। लेकिन यह असंभव था। एक विश्वव्यापी राष्ट्र के सामान्य नागरिक की पहचान से बहुत कुछ किया जा सकता है। वांग ये सबसे पहले एक साधारण कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए कॉस्मिक बैठ गए और इसे अपनी पहचान से जोड़ा। फिर वह एक खाता पंजीकृत करने के लिए स्टारी स्काई कम्युनिकेशंस के पास गए ताकि अन्य लोग उनसे आसानी से संपर्क कर सकें। उसके बाद वह उपकरण का सौदा करने के लिए एनोनिमस ट्रेडिंग सेंटर गए। यह सबसे प्रसिद्ध सेकेंड हैंड बाजार था। सभी लेनदेन गुमनाम थे। व्यापार करने के 2 तरीके थे। पहला इसे सिस्टम के मूल्यांकन पर बेचना था, जो आमतौर पर सस्ता होता। दूसरा यह था कि इसे अलमारियों पर रख दिया जाए और खरीदारों की प्रतीक्षा की जाए। कीमत अधिक थी। वांग ये ने उपकरण को भागों में विभाजित किया। लेवल 2 से नीचे के डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण सीधे सिस्टम को बेचे गए, जबकि लेवल 3 से ऊपर के उपकरण सिस्टम की अनुमानित कीमत से 10% कम पर बेचे गए। एक लौकिक दिन बाद लेवल 4 फ्लेम जेट स्पिरिट चेन बेच दी गई है। मेरे कार्ड में अब 102 कॉस्मिक डॉलर हैं। वांग ये ने एक नजर डाली। हमने अभी भी सबसे महंगा लेवल 4 फायर एलिमेंटल स्टाफ नहीं बेचा है। जिन रैन ने सिर हिलाया। क्या कीमत कम होनी चाहिए? वांग ये ने पूछा। सिस्टम की अनुमानित कीमत 155 कॉस्मिक डॉलर है। 140 कॉस्मिक डॉलर पहले से ही इसके लायक है। यदि आपको पैसे की तत्काल आवश्यकता नहीं थी, जिन रैन ने कहा,
आप इसे 150 कॉस्मिक डॉलर में आसानी से बेच सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बहुत अलग नहीं है। वांग ये मुस्कुराए और उठ गए। चलो मेरे साथ एक जगह चलो, कहा। जिन रैन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। गुलाम बाजार। दास बाजार एक बहुत बड़ा उद्योग था। दास न केवल मानव क्षेत्रों में बल्कि राक्षस और शैतान क्षेत्रों में भी मौजूद थे। नियंत्रण प्रणाली का स्पिरिट स्पेल, रीन स्पेल और एनस्लेवमेंट स्पेल सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं। सबसे भयानक दास्ता मंत्र एक दास निशान छोड़ सकता है, जो दासों के साथ उनके शेष जीवन के लिए अपमान का एक अमिट निशान बन जाएगा। जब तक कोई गुलाम ब्लैक होल से नहीं गुजरता और ब्रह्मांड की उच्च आयामी शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता, इस प्रकार एक अमर जीवन रूप नहीं बन जाता। अन्यथा एक बार गुलाम, हमेशा के लिए गुलाम। बिल्कुल लूजी की तरह। क्या हम मैरियाड रेस स्लेवरी फार्म में जा रहे हैं? जिन रैन ने पूछा। हम वहां जाएंगे जहां यह सस्ता होगा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैरियड रेस स्लेवरी फार्म मानव जाति के 18 शीर्ष गुटों में से एक था। इसमें ब्रह्मांड की सभी जातियों के साथ साथ कई प्रकार के दास भी थे। लड़ने में सक्षम या प्रतिभाशाली दासों की पेशकश के अलावा वे सभी प्रकार के व्यवसाय भी चलाते थे। इसमें फ्लॉन्ग वेई के पसंदीदा वेश्यालय, माउंट आदि शामिल थे। सेवा अच्छी थी और गुणवत्ता उत्कृष्ट थी, लेकिन इसका केवल एक नकारात्मक पक्ष था। यह महंगा था। अब मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं थी। जब तक दास संभावित अंक प्रदान कर सकते हैं, यह सर्वोत्तम होगा। मूल्य प्रदर्शन अनुपात जितना अधिक होगा, उतना बेहतर होगा। सबसे सस्ता शिन रैन नेटवर्क से जुड़ा और खोजने के लिए मानचित्र खोला। यहाँ 2 माध्यमिक मानव गुट हैं जो दास बाजारों का संचालन करते हैं। एक है दानव और शैतान दास केंद्र और दूसरा है मानव सेवक मंडप। क्या फर्क पड़ता है? वांग ये ने पूछा। डेमंस एंड डेविल स्लेव सेंटर राक्षसों और शैतानों को बेचने में माहिर है, लेकिन वे सभी बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग हैं, न कि वे जो युद्ध के मैदान में सक्रिय हैं। मानव सेवक मंडप मानव जाति और उनकी संबद्ध नस्लों के नौकरों को बेचने में माहिर है, शिन रैन ने कहा। वे 4 सितारा औपनिवेशिक ग्रहों और ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं से आते हैं। क्या ब्रह्मांडीय स्तर और डार्क एनर्जी स्तर के गुलाम हैं? वांग ये इसी बात को लेकर चिंतित थे। शिन रैन ने कहा, जब तक हम असंख्य रेस स्लेवरी फार्म में नहीं जाते, तब तक कोई डार्क एनर्जी स्तर के गुलाम नहीं है। लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर कुछ होना चाहिए। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। आइए पहले एक नजर डालते हैं। उन्हें पहले बाजार को समझना था। जल्द ही वे डेमंस एंड डेविल स्लेव सेंटर पहुंचे। ब्लू प्लेनेट पर ब्रह्मांडीय राक्षसों की तरह इन दासों के माथे पर दास के निशान नहीं थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे गुलाम नहीं थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वे उच्च श्रेणी के दासत्व मंत्र के योग्य नहीं थे। स्पिरिट स्पेल और रीन स्पेल पर्याप्त थे। ब्रह्मांडीय स्तर के राक्षस और शैतान, यह सुनकर गुलाम मालिक की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत उत्सुकता से कहा, यहाँ कुछ सामान्य लोग हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारे नहीं हैं। क्या आपको उनकी जरूरत है, बॉस? कीमत क्या है? जिन रैन ने कीमत के बारे में बात की। बाजार मूल्य के अनुसार बुनियादी ब्रह्मांडीय स्तर के दास 10 मिलियन स्टार बिंदुओं से शुरू होते हैं, मध्यवर्ती शुरुआत 1 ब्रह्मांडीय डॉलर से और उन्नत शुरुआत 10 ब्रह्मांडीय डॉलर से होती है। गुलाम मालिक के मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर दूर की 2 गांठें हिल गईं। अगर मुझे बाजार मूल्य चाहिए तो मैं आपके पास क्यों आऊंगा? वांग ये ने उसकी ओर देखा। आप दोनों नए ग्राहक हैं, 10% छूट कैसी रहेगी? गुलाम मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। 90% छूट। वांग ये ने मोल भाव किया। गुलाम मालिक के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। क्या ऐसा कोई सौदा था? हालांकि उसके दास बूढ़े, कमजोर, बीमार या विकलांग थे, लेकिन उन्हें 90% छूट पर बेचने की बात नहीं थी। मालिक, मैं वास्तव में इस कीमत पर नहीं बेच सकता। गुलाम मालिक कड़वाहट से मुस्कुराया। 90% की छूट बिल्कुल दुष्टतापूर्ण थी। शिन रैन ने मनोरंजन से वांग ये को देखा। दूसरी पार्टी कीमत बढ़ा रही थी, लेकिन उसने इसके बजाय शातिर तरीके से मोलभाव किया। पहले मैं सामान देख लूं, वांग ये ने कहा। ठीक है, गुलाम मालिक तुरंत सहमत हो गया। इस तरह कृपया बॉस यहीं रहो, वांग ये ने शिन रैन से कहा। अन्य दास मार्करों को देखने में मेरी सहायता करें। ठीक है, जिन रैन ने सिर हिलाया। गुलाम मालिक मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक उठीं। यह स्पष्ट था कि यह कोई ऐसा ग्राहक नहीं था जो सिर्फ देखना चाहता था और खरीदना नहीं चाहता था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे कोई जरूरत थी। बदबूदार हॉल में कई पिंजरे थे जिनमें ब्रह्मांडीय राक्षसों और शैतान योद्धाओं को बंद कर दिया गया था जो ब्रह्मांडीय स्तर की आभा उत्सर्जित कर रहे थे। हालांकि उनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं लग रही थीं। उनके या तो सींग या पूंछ गायब थे, उनके शरीर फटे हुए थे या वे गंभीर रूप से घायल थे। सभी राक्षसों और शैतानों को विशेष जंजीरों से बांध दिया गया था, जिससे उनकी ताकत पर मुहर लग गई। उनमें से बहुत अधिक नहीं थे, केवल लगभग 30 थे। वांग ये सबसे कमजोर दानव योद्धा के पास गया जो मरने की कगार पर था। अचानक उसके हाथ में एक क्षमता ब्लेड आ गया। इससे पहले कि गुलाम मालिक प्रतिक्रिया दे पाता, एक ठंडी रोशनी चमकी और राक्षस योद्धा का सिर काट दिया गया। मैंने लेवल 3 के राक्षस योद्धा को मार डाला। संभावित अंक 3900069000। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह लगभग फूट-फूट कर रोने लगा। यदि वह इसे प्राप्त भी कर सका, तो यह प्रभावी नहीं होगा क्योंकि प्रतिभा का राक्षस जाति से गहरा संबंध होगा। लेकिन शैतान की जाति अलग थी। शैतान इंसानों से काफी मिलते-जुलते थे। जिस प्रतिभा को उसने पहले पुनरुत्थान में आत्मसात किया था, वह शैतान जाति की थी। वह अपने वंश के लिए भी ऐसा ही करने का प्रयास कर सकता है। उसने सभी शैतान जाति के दास भी खरीद लिए। अन्यथा उसे उन शैतानों में दिलचस्पी नहीं होती जो संभावित अंक प्रदान नहीं कर सकते। आखिरकार उसके पास कोई विशेष आकर्षण नहीं था। जी। अपने ब्लेड के घुमाव से वांग ये ने एक क्रूर शैतान को मार डाला। उसकी आंखों के सामने एक रोशनी चमक उठी। मैंने लेवल 3 के शैतान योद्धा को मार डाला। संभावित अंक 14650000 14950000। वांग ये स्तब्ध रह गए। एक शैतान को मारने से उसे संभावित अंक क्यों मिलेंगे? ब्लू प्लेनेट पर ऐसा करते समय उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। क्या यह अपवाद था? छी छी छी। उसने लगातार कुछ शैतान योद्धाओं को मारने की कोशिश की। बिना किसी अपवाद के उन्हें उन सभी के लिए संभावित अंक प्राप्त हुए। यह राशि राक्षस योद्धाओं को मारते समय दिए गए संभावित अंकों के बिल्कुल समान थी। उन्होंने एक कॉस्मिक लेवल 9 शैतान योद्धा भी खरीदा। वांग ये की आंखें उज्ज्वल थीं। युद्ध की ऊर्जा फूट पड़ी और उसने रक्षाहीन शैतान योद्धा को शांत कर दिया। मैंने लेवल 9 के शैतान योद्धा को मार डाला। संभावित अंक 17350000 22750000 540000 संभावित अंक। वांग ये स्तब्ध महसूस कर रहे थे। वह बहुत ज्यादा कमा रहा था। इसके अलावा यह सोचना कि वह शैतान योद्धाओं से संभावित अंक प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ शैतान जाति का इंसानों से कोई लेना देना नहीं है? वांग ये ने तुरंत अपने विचारों को सुलझा लिया। हालांकि उसने नीले ग्रह पर अनगिनत राक्षसी मनुष्यों को मार डाला था, सभी राक्षसी मानव उत्परिवर्तित थे और मनुष्यों से विकसित हुए थे। वे सच्चे शैतान नहीं थे। ब्लू प्लेनेट पर वास्तव में केवल 3 शैतान थे, अर्थात दानव बच्चा, दानव राजकुमारी और महान दानव। वे सभी उसके द्वारा नहीं मारे गए थे। इसलिए 10000 ब्रह्मांडीय जातियों में से किसी को भी मारने से जिसका मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे संभावित अंक मिलेंगे। वांग ये लगभग समझ गए। बचे हुए सभी गुलामों को मारने के बाद उसने अपना इंटरफेस खोला।
मूल रूप से उसके पास संभावित बिंदुओं के केवल 4 अंक थे, लेकिन अब यह अपने चरम पर पहुंच गया था। 3366,000। उसके पास अभी भी पैसा था। यदि वह दास खरीदना जारी रखता तो उसके संभावित अंक और भी अधिक बढ़ जाते। वांग ये ने लेवल 9 के शैतान योद्धा पर अपना हाथ रखा। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या इसकी कोई रक्तरेखा नहीं थी, या यह राक्षसों के समान ही था? दूसरा, कोई सूचना नहीं। तीसरे के पास एक भी नहीं था। चौथा, रक्तरेखा का पता चला, शैतान की आंख। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए 10000000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? यह वहां था। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने इसे प्राप्त करना नहीं चुना। हालांकि वह नहीं जानता था कि शैतान की नजर किस प्रकार की है, लेकिन यह बहुत सामान्य लग रहा था। केवल एक ही मौका था, इसलिए वह निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि शैतान राक्षसों जितनी आसानी से अपने वंश को जागृत करने में सक्षम नहीं है। वांग ये ने मन ही मन सोचा। यह नस्ल के प्रकार से संबंधित था। मुझे चुनने के लिए अपना समय लेना होगा। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सौर मंडल और मुनरो परिवार की खोज से बचना चाहता था, इसलिए उसने पुनरुत्थान को अपनी प्रतिभा के रूप में चुना। अब चूंकि ज्यादा दबाव नहीं था, वह इत्मीनान से अपना वंश चुन सकता था। प्रथम श्रेणी के शीर्ष रक्तवंश, परम रक्तवंश और सर्वोच्च रक्तवंश दुर्लभ थे, लेकिन उसे दूसरे दर्जे के रक्तवंशों के बीच सबसे उत्तम रक्तवंश प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए। डेमंस एंड डेविल्स स्लेव सेंटर छोड़ने के बाद वांग ये और शिन रैन मानव सेवक मंडप में गए। यहाँ बिकने वाले नौकरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। एक मानव सहायक जातियों से था और दूसरा मानव उपनिवेश ग्रहों से था। सभी नौकरों में विशिष्ट विशेषताएं थीं। उनके माथे पर गुलामों के निशान भी थे, जो जीवन भर उनके साथ रहेंगे। दास अपने स्वामी के प्रति 100% वफादार होंगे और मालिक को अपने से अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। आत्मा की छाप बेहद भयानक थी। बॉस को कैसा नौकर चाहिए? गुलाम मालिक ने हाथ मलकर मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। मैं बस देख रहा हूँ। वांग ये ने यहाँ कोई गुलाम खरीदने की योजना नहीं बनाई थी। बॉस, क्या आपको युवा और सुंदर लड़कियां पसंद हैं? बॉस, क्या आपको बड़े स्तन और गोरी त्वचा वाली लड़कियां पसंद हैं? विदेशी लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? बॉस, गुलाम मालिक ने पीछा किया और परिचय देता रहा। वांग ये ने उसकी ओर देखा। क्या आप गुलाम मालिक हैं या खरीदार? विभिन्न मालिकों की अलग-अलग जरूरतें होती हैं। गुलाम मालिक हंसा। वांग ये ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तो आपका मतलब है, मुझे महिलाओं में दिलचस्पी है? क्या ऐसा नहीं है? गुलाम मालिक स्तब्ध रह गया। बॉस, आपने पुरुष दासों की ओर देखा तक नहीं। आप अच्छी दिखने वाली महिला दासों को घूरते रहे हैं, विशेषकर बड़े स्तन वाली। आप चरित्र के बहुत अच्छे निर्णायक हैं। वांग ये ने चुपचाप उत्तर दिया। हालांकि वह देख रहा था, वह अपने पैर गर्म करने के लिए किसी गुलाम को नहीं चुन रहा था, बल्कि अच्छी प्रतिभा वाले गुलाम को चुन रहा था। नानते अकेले नहीं थे जिन्होंने उनके साथ ब्लू प्लेनेट छोड़ा था। वहां लिंगलिंग भी थी। वह उसे हमेशा अपने शरीर में रहने नहीं दे सकता था। यह उसके लिए थोड़ा अनुचित था। अब जब उसके पास पैसा था, तो वह उसके लिए एक अच्छा शरीर ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुलाम का निशान हटाया जा सकता है या नहीं। यहाँ के गुलाम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। ये सभी ताजा उच्च गुणवत्ता वाले गुलाम हैं। बॉस, गुलाम मालिक विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। वे सभी जियापू ग्रह के मूल निवासी हैं। हालांकि वे सभी न्यू स्टार स्तर पर हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही खेती की है। उनकी योग्यता और प्रतिभा बाहर के गुलामों की तुलना में बहुत मजबूत है। मूल निवासी। वांग ये ने इन मनुष्यों को देखा जो ब्लू प्लेनेट के मनुष्यों के समान थे और आग भरी। न्यू स्टार स्तर के मनुष्यों की संख्या के संदर्भ में जियापू ग्रह के पास अधिक था। आखिरकार यह एक 5 सितारा जीवन ग्रह था। फिर भी गुलाम बनने के भाग्य से बचना अभी भी कठिन था। बल्कि चूंकि जीवन ग्रह एक 5 सितारा ग्रह था, इस पर चिमिंग परिवार का कब्जा था, जिससे मूल निवासियों के रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। फिलहाल जियापू ग्रह पर केवल एक छोटा सा कोना था जहाँ के मूल निवासियों को कैद में रखा गया था। क्या कोई ब्रह्मांडीय स्तर के गुलाम नहीं है? वांग ये ने पूछा। यदि यह लौकिक स्तर का मूल निवासी होता, तो उनकी प्रतिभा और भी बेहतर होनी चाहिए। वहाँ थे, लेकिन वे बहुत पहले खरीदे जा चुके थे। गुलाम मालिक हंसा। कुछ नए स्टार स्तर के मनुष्यों को भी चुना गया। वे सभी कच्चे पत्थर हैं। सिर्फ एक दुर्लभ रत्न से भाग्य बनाया जा सकता है। गुलाम कच्चे पत्थर थे। वांग ये का दिल ठंडा हो गया। लौकिक बहुत क्रूर था। इसकी तुलना में नीला ग्रह, जो केवल 4 सितारा जीवन वाला ग्रह था, कुछ हद तक भाग्यशाली लग रहा था। कैसी विडंबना है। डेमंस एंड डेविल्स स्लेव वेन्यू मानव उपशीर्ष गुटों के साथ दास फार्मों में से एक था। पहले डेमंस एंड डेविल्स स्लेव सेंटर में बेचे जाने वाले सभी दास कचरा थे। यहाँ के दासों की गुणवत्ता बहुत अधिक थी। बेशक कीमत भी तदनुसार बढ़ा दी गई थी और दास मूल रूप से बाजार मूल्य पर बेचे गए थे। उनमें से बहुत सारे थे। केवल ब्रह्मांड स्तर के 9 दासों की कुल संख्या 13 थी। यदि किसी का जन्म किसी उपनिवेश ग्रह पर हुआ हो, तो एक लौकिक नागरिक बनना बहुत कठिन होगा। उन्हें उपलब्धि अंक, सिफारिशें, शक्ति स्तर इत्यादि की आवश्यकता थी। हालांकि यदि किसी का जन्म प्रादेशिक 5 सितारा जीवन ग्रहों पर हुआ था, तो कम प्रतिबंध थे। जिन रैन एक उदाहरण था। जब तक वह सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश पाती, वह सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक होती। अब वह भी ऐसा कर सकता है। जब वांग ये ने पहले पंजीकरण कराया था, तो उसने केवल यह स्वीकार किया था कि वह जिन रैन के साथ था और बस खेल रहा था। लेकिन अब उसके पास एक लक्ष्य और प्रेरणा थी। अगर वह पास हो गया तो क्या होगा? सैन्य रणनीति विभाग के लिए पहला सभी विभागों के लिए अनिवार्य बुनियादी ज्ञान मूल्यांकन है। अन्य 3 सामरिक ज्ञान, व्यक्तिगत युद्ध क्षमता और युद्ध सिमुलेशन में विशेष मूल्यांकन है। एज्योर माउंटेन वर्चुअल नेटवर्क पर सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के बारे में बहुत सारी खुली और आसानी से प्राप्त होने वाली जानकारी थी, जिसमें सैन्य रणनीति विभाग के 1+3 आकलन भी शामिल थे। ऐसी कोई भी जानकारी गुप्त नहीं रखी जा सकती। इंटरनेट तक पहुंच के साथ उसे मिलने वाली जानकारी की मात्रा कहीं अधिक थी। बुनियादी ज्ञान के लिए कुल स्कोर 2000 अंक है। फिर सामरिक ज्ञान के लिए 2000 अंक, व्यक्तिगत युद्ध क्षमता के लिए 2000 अंक और युद्ध सिमुलेशन के लिए 4000 अंक। सैन्य रणनीति विभाग के लिए वर्तमान प्रवेश स्कोर 6000 अंक है और जो कोई भी उत्तीर्ण होगा वह कक्षा आई सुप्रीम ह्यूमन अकादमी में प्रवेश कर सकता है। 8000 अंकों के साथ कोई कक्षा 2 सुप्रीम ह्यूमन अकादमी में प्रवेश कर सकता है। कक्षा 3 सुप्रीम ह्यूमन अकादमी के लिए 9000 अंक, कक्षा 4 सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के लिए 9500 अंक। पूर्ण अंक। सपने देखना बंद करो। वांग ये ने अपनी ताकत और कमजोरियों की तुलना करते हुए वीडियो स्पष्टीकरण को ध्यान से देखा। देखने में बुनियादी ज्ञान और सामरिक ज्ञान उनके सबसे कमजोर बिंदु थे। यह विशेष रूप से बुनियादी ज्ञान मूल्यांकन के लिए था, जो हर विभाग के लिए अनिवार्य था। उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें 2000 अंकों में से केवल 200 अंक ही मिल सके, क्योंकि उन्होंने कभी कोई बुनियादी लौकिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनका सामरिक ज्ञान बमुश्किल 300 अंक से अधिक था। वांग ये अपनी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता में सबसे अधिक आश्वस्त थे। 1000 अंक कोई समस्या नहीं होगी। युद्ध अनुकरण का अनुपात सबसे अधिक था, क्योंकि खोखली बातें बेकार थीं। केवल वास्तविक युद्ध के माध्यम से ही किसी की क्षमता देखी जा सकती है। वास्तविक युद्ध अनुकरण काफी हद तक भाग्य पर निर्भर करेगा। आमतौर पर किसी को औसतन 1500 अंक के साथ 1000 से 2000 अंक प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार 4 मूल्यांकनों के लिए उसका कुल स्कोर लगभग 3000 अंक होना चाहिए। जैसा कि अपेक्षित था वैसा ही हुआ। इसके विपरीत वांग ये इसका इंतजार कर रहे थे।
तैयारी के लिए अभी भी 4 लौकिक दिन बाकी थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह अंदर नहीं आया, क्योंकि उसने वैसे भी कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन अगर वह भाग्यशाली हो गया तो क्या होगा? इसके अलावा सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी ने किसी व्यक्ति को केवल एक बार परीक्षा देने में सक्षम होने तक सीमित नहीं रखा। एक व्यक्ति 3 साल के बाद फिर से पंजीकरण कर सकता है। इस बार वह इसे केवल अनुभव संचय के रूप में ले सकता है। 3 वर्षों के बाद वह इसमें शामिल हो सकेगा और सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक बन सकेगा। यह बहुत आरामदायक होगा। एक लक्ष्य और पूरी योजना के साथ वांग ये ने अंतिम समय में ज्ञान के लिए रटना शुरू कर दिया। उसने जिन रैंक को परेशान नहीं किया, हालांकि इससे उसकी पढ़ाई और अधिक कुशल हो जाएगी। उन्हें उम्मीद थी कि वह दौड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी और अच्छा परिणाम हासिल कर सकेंगी। 4 लौकिक दिन कम नहीं थे। यदि यह नीले ग्रह पर होता तो 1 महीने से अधिक होता। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए यह पर्याप्त था। 2 लौकिक दिनों के बाद वांग ये ने एज्योर माउंटेन वर्चुअल नेटवर्क छोड़ दिया। पिछले 2 दिनों में उन्होंने मुख्य रूप से अपने सामरिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने पहले ही बुनियादी ज्ञान छोड़ दिया था। इसके लिए बहुत अधिक संचय की आवश्यकता थी और इसे 1 या 2 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता था। इसकी तुलना में पेशेवर मूल्यांकन के लिए अध्ययन करने के लिए कम चीजें थीं और वे अधिक आवश्यक थीं। आज नांते को अस्पताल से वापस लाने का समय आ गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कैसे ठीक हो रहा है। वांग ये ने अधिसूचना देखी और फिर अपने कॉस्मिक बैंक कार्ड को देखा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। 157 ब्रह्मांडीय डॉलर। सबसे महंगा लेवल 4 फायर एलिमेंटल स्टाफ बेचा गया था। आखिरकार उसके पास फिर से पैसा आ गया। स्वर्ग और पृथ्वी अस्पताल। नांते को ऐसा लगा जैसे एक जीवन भर बीत गया। वांग ये और शिन रैंक को देखकर जो उसे लेने आए थे, वह मुस्कुराया और सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई। हम बच गए, नांते ने अपनी उत्तेजना दबा दी। हाँ, वांग ये जानता था कि उसका क्या मतलब है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, न केवल हम जीवित हैं, बल्कि हमने वापसी भी की है। हम अब एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के सामान्य नागरिक हैं और एक नागरिक के अधिकारों का आनंद लेते हैं। नांते असमंजस में था। वह तभी समझ पाया जब वांग ये ने उसे वह सब कुछ बताया जो जियापू ग्रह पर आने के बाद से हुआ था। उनकी किस्मत आ गई थी। इसके बाद वांग ये कॉस्मिक बैंक में एक साधारण कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले नैन्ते के साथ स्टारी स्काई कम्युनिकेशन में पंजीकरण कराने गए। वहां रहते हुए वांग ये ने अपने साधारण कार्ड को एक सितारा लाल कार्ड में अपग्रेड कर दिया, जो कि एक बार बचत करने और कम कॉस्मिक डॉलर से अधिक खर्च करने पर मुफ्त में किया जा सकता था। यह बहुत उपयोगी नहीं था, केवल कुछ अधिकार और दर्जा देता था। ऐसा कहा जा रहा है कि कॉस्मिक बैंक का प्रमाणीकरण आधिकारिक था। एक सितारा लाल कार्ड के साथ वह लियो प्राइवेट बैंक से जितनी धनराशि उधार ले सकता था, वह उस समय की तुलना में बहुत अधिक थी जब उसके पास केवल एक साधारण कार्ड था। जाओ जाओ जाओ। सैन्य शिविर में नांते उच्च उत्साही थे। योजनाओं में बदलाव हुआ है। फिलहाल हम नहीं जाएंगे। वांग ये सैन्य शिविर में जाना चाहता था क्योंकि यही लग रहा था कि यही एकमात्र रास्ता है। हालांकि सच्चाई यह थी कि किशान की दृष्टि सीमित थी। ज्ञान किसी का भाग्य बदल सकता है। अब वह जो देख सकता था, सौर मंडल छोड़ने के बाद आगे का रास्ता चौड़ा था और अनगिनत संभावित रास्ते थे। हालांकि मनुष्यों के बीच एक स्पष्ट पदानुक्रम था। पदानुक्रम को पार करने के कई तरीके थे। सैन्य शिविर में जाना तो एक रास्ता था। क्या आपने यह नहीं कहा कि सैन्य शिविर में जाना एक शॉर्टकट है? नांते को समझ नहीं आया। यह ठीक है, क्योंकि यह एक शॉर्टकट है कि कीमत अधिक है। आप और मैं युद्ध के मैदान में तोप के चारे के अलावा कुछ नहीं होंगे, वांग ये ने कहा। हम डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ का झटका भी नहीं झेल सकते। क्या आप भूल गए? नांते चुप हो गए। मुनरू गार्ड्स के साथ लड़ाई ने उन्हें वास्तव में एक डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ की शक्ति को देखने की अनुमति दी थी। वांग ये ने कहा, मुनरू उत्तीना केवल डार्क एनर्जी लेवल 1 विशेषज्ञ है और वह सेना शिविर में अधिक से अधिक एक सेंचुरियन है। ऐसे कई और लोग हैं जो उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। मैं कायर नहीं हूं, लेकिन हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें वह रास्ता चुनना चाहिए जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। सैन्य शिविर में जाना अभी भी एक अच्छा रास्ता है, लेकिन डार्क एनर्जी लेवल तक पहुंचने के बाद ऐसा करना बेहतर होगा। नांते ने एक पल के लिए सोचा और वांग ये की ओर देखा। तब हमने 4 कारणों से सैन्य शिविर को चुना। सबसे पहले हम पीछा करने से बचना चाहते थे। दूसरे, हम सैन्य शिविर की युद्ध तकनीक चाहते थे। तीसरा, हम लौकिक नागरिक बनना चाहते थे। चौथा, हम उपलब्धि अंक चाहते थे। अब जब 1 और 2 का समाधान हो गया है, तो 3 और 4 को कैसे बदला जा सकता है? ओह, ऐसा लग रहा था कि नांते होशियार हो गया है। ऐसा लग रहा था कि हेवन एंड अर्थ हॉस्पिटल में खर्च किया गया पैसा बर्बाद नहीं हुआ। कई तरीके हैं, वांग ये ने कहा। 18 शीर्ष गुटों में शामिल होकर उपलब्धि अंक अर्जित किए जा सकते हैं। आप समुद्री डाकुओं का शिकार करने के लिए कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन में भी जा सकते हैं। आप कॉस्मिक अलायंस आर्मी में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह सैन्य शिविर की तुलना में बहुत अधिक अराजक है, कम से कम आपके पास स्वतंत्रता है। जहां तक ब्रह्मांडीय नागरिकता का सवाल है, उपलब्धि अंकों और हमारी वर्तमान स्थिति के साथ इसे प्राप्त करना कठिन नहीं है। बेशक ऐसे शॉर्टकट हैं जिनके लिए उपलब्धि अंकों की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे सरल है सर्वोच्च मानव अकादमी या कॉस्मिक 10.1 अकादमी में प्रवेश पाना। नांते ने अपनी आंखें घुमाई। आपको यह विश्वास कहां से मिला कि मैं इसमें शामिल हो सकता हूं? बेहतर होगा कि मैं कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन में शामिल हो जाऊं और एक स्वतंत्र कॉस्मिक एडवेंचरर बनूं जो समुद्री डाकुओं से परेशानी पाता है। क्या उसने सोचा था कि ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं से निपटना आसान था? थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। हम अभी तक पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ पाए हैं। तूफान समुद्री डाकुओं के साथ रहना अधिक सुरक्षित है, वांग ये ने कहा। इसके अलावा उनकी मंजिल वही है जहां मैं जाना चाहता हूं। वह कहां है? नांते उत्सुक था। वांग ये ने कहा, प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में युद्ध का केंद्र। प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुलने के बाद प्रमुख गुटों और परिवारों के विशेषज्ञ संसाधनों, जीवन ग्रहों और खजाने को जब्त करने के लिए आकाशगंगा के केंद्र में जाने के लिए वर्महोल की तलाश कर रहे हैं। मनुष्य, राक्षस और शैतान लगातार लड़ रहे हैं। कई अवसर हैं। जब तक हम नहीं मरते, हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना वांग ये का वर्तमान लक्ष्य था। पैसे के साथ गुलाम और संभावित बिंदु होंगे। क्या यह सैन्य शिविर में प्रवेश करने और युद्ध के मैदान में जाने से बेहतर नहीं होगा? यदि उसके पास पैसा होता, तो वह बड़ी संख्या में ऊर्जा क्रिस्टल भी खरीद सकता था और उसकी खेती की दक्षता में कई गुना सुधार होता। क्या यह सैन्य शिविर में खेती की तकनीकों की तलाश करने से बेहतर नहीं था? पैसे से कोई लौकिक नागरिकता भी खरीद सकता है। मैं उसे ले जाऊंगा, वांग ये ने तुरंत अपनी पसंद बना ली। लिंगलिंग वास्तव में 18 वर्ष की नहीं थी। वह 3 साल से उसके साथ उड़ान भर रही थी, इसलिए अब उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। क्या आपने नहीं कहा कि आप बड़े स्तन और लंबी टांगें चाहती हैं? महिला दास मालिक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने ऐसा नहीं कहा। वांग ये को लगा जैसे लिंगलिंग द्वारा उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद होने वाली है। उसने अपने कार्ड से भुगतान किया। 99 कॉस्मिक डॉलर। यह काफी महंगा था, सामान्य स्तर 7 के दासों से कहीं अधिक महंगा, लेकिन यह इसके लायक था। 93% संलयन डिग्री, बहुत उच्च। महिला दास स्वामी ने महिला दास के दिल पर हाथ रखा और वांग ये को समझाया। महिला दास स्वामी ने अपनी क्षमता को उपयोग के साथ नियंत्रित किया, महिला दास को उसकी विशाल क्षमता में समाहित कर लिया। वह डार्क एनर्जी स्तर की विशेषज्ञ थी और बहुत शक्तिशाली थी। वांग ये ने सिर हिलाया। 90% से अधिक की संलयन डिग्री अत्यंत उच्च थी। सफलता दर बहुत बढ़ गई थी।
लिंगलिंग को भविष्य में डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचने का भी मौका मिलेगा। झटका, महिला दास स्वामी ने महिला दास की आत्मा को दबा दिया और लिंगलिंग ने शरीर को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। फिर विशाल क्षमता चमक उठी और उसके माथे पर लाल निशान धीरे धीरे गायब हो गया। यह बहुत आसान था। सारी प्रक्रिया पलक झपकते ही पूरी हो गई। यह हो चुका है। फ्यूजन बहुत सफल है, महिला दास स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? नहीं धन्यवाद, वांग ये आश्चर्यचकित थे। याय, मेरे पास एक नया शरीर है। रास्ते में लिंगलिंग खुशी से उछल-कूद कर रही थी। उसने अपना पसंदीदा सफेद बैटल सूट पहन लिया और अपने बालों को सफेद रंग में रंग लिया। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह उस समय में लौट आई हो जब वह ब्लू प्लेनेट पर थी। अप्रतिबंधित और स्वतंत्र। क्या आपकी प्रतिभा का उपयोग किया जा सकता है? वांग ये ने पूछा। हाँ हाँ, लिंगलिंग ने वांग ये पर अपनी नाक सिकोड़ ली। तुम्हारी इच्छा, जीजाजी। मैं सिर्फ आपके लिए इसका परीक्षण कर रहा हूँ, वांग ये ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा। लिंगलिंग ने अपनी आंखें घुमाई। सच अक्सर मजाक में कहा जाता है। उसे वापस मेरे शरीर में भर देना बेहतर है। वांग ये ने अपने दिल में शिकायत की। वे स्टार ट्रैवलर इन में लौट आए। नैन्ते ने उत्सुकता से एज्योर माउंटेन वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश किया। वह इसके लिए तरस रहा था। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन, जिसकी तुलना रेड रिवर कॉस्मिक नेशन से की जा सकती थी। वांग ये को पहले ही वन स्टार ब्रह्मांडीय नागरिक बनने का रास्ता मिल गया था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपना रास्ता मिल जाने की उम्मीद थी। लिंगलिंग अभी भी अपने नए शरीर के अनुरूप ढल रही थी। फ्यूजन अभी अभी पूरा हुआ है, इसलिए इसे सही स्थिति तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगेगा। वांग ये नेशन रैंक को यूनलाई आई की महिला सहायक से संपर्क करने के लिए कहा, जो लिंगलिंग को एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन की साधारण नागरिकता दिलाने में मदद करने के लिए तुरंत सहमत हो गई। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद वांग ये ने सैन्य रणनीति विभाग की परीक्षा से पहले अपनी अंतिम दौड़ शुरू की। उनका सामरिक ज्ञान का रटना समाप्त हो गया था। अगला कदम उसकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता में सुधार करना था, या सीधे शब्दों में कहें तो उसकी युद्ध शक्ति में सुधार करना था। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला और जैसे ही उसने नंबर को तेजी से स्कैन किया तो उसकी आंखें तेज थीं। उत्तेजना। कुल 650000 संभावित अंक। अब मैं जिस एकमात्र खेती तकनीक की खेती कर रहा हूं वह न्यू स्टार इवोल्यूशन है। तकनीक, मैं इसे अभी अपग्रेड नहीं करूंगा। वांग ये ने अपनी ताकत के स्तर को देखा। नई स्टार इवोल्यूशन तकनीक संभवतः उसे एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में ब्रह्मांडीय स्तर 4 तक पहुंचने की अनुमति देगी, जिससे उसका जीवन स्तर बढ़ जाएगा। यह उसकी ताकत के लिए अच्छी बात थी, लेकिन तब नहीं जब वह सर्वोच्च मानव अकादमी में भर्ती होना चाहता था। सैन्य रणनीति विभाग की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता 2000 अंक थी, जिसमें किसी के जीवन स्तर को भी ध्यान में रखा जाता था। एक उच्च श्रेणी के कॉस्मिक लाइफ फॉर्म के अंक किसी के स्कोर का 1.2 गुना होंगे, एक मध्यम श्रेणी के कॉस्मिक लाइफ फॉर्म के 1.35 गुना होंगे और निम्न स्तरीय कॉस्मिक लाइफ फॉर्म के 1.5 गुना होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो यदि उसकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता का स्कोर 800 था, तो उसके कुल अंक 1200 होंगे, जो मूल स्कोर का 1.5 गुना था। यह बहुत ऊंचा था। मुनरो उटीना जैसा एक साधारण डार्क एनर्जी स्तर का विशेषज्ञ, जिसने पहले उसे बहुत परेशान किया था, का स्कोर केवल 800 होगा। उनका लक्ष्य सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश करना था। पहला मूल्यांकन विशुद्ध रूप से अनुभव संचय करने के लिए था। प्रवेश परीक्षा हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती थी। कई बार दोहराने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह अंदर नहीं जा पाएगा। मुझे अपनी युद्ध क्षमता बढ़ानी चाहिए। स्थानिक नियंत्रण ब्रह्मांडीय योद्धाओं का युद्ध आधार है और संक्षेपण मंत्र क्षमता उपयोगकर्ताओं की बुनियादी क्षमता मंत्र है। इन दोनों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वांग ये ने तुरंत महत्वपूर्ण हिस्सों पर ताला लगा दिया। शुक्र है, उसने पहले ही दोनों को समझ लिया था, इसलिए उसे आगे समझने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या आप अपने स्थानिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए 200000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये ने तुरंत चेतना के क्षेत्र में प्रवेश किया। समय बीतता गया और वह स्थानिक नियंत्रण के रहस्यों को समझने लगा। उन्होंने दुनिया में एकीकृत किया, खेती के माध्यम से समझा और वास्तविक युद्ध सिमुलेशन के माध्यम से खुद को बेहतर बनाया। वाह, प्रबुद्ध। उस पल में वांग ये समझ गए। चरण 3 स्थानिक नियंत्रण जारी रखना। क्या आप अपने स्थानिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए 100000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। उसे यह बात एक बार फिर समझ में आई। उसके मन में अनगिनत रहस्य घर कर गए। वांग ये तुरंत समझ गए कि नैन्ते और मुनरो उटीना ने क्या महसूस किया था जब वे लड़े थे। अंतरिक्ष पर उनकी पकड़ और नियंत्रण चरम पर पहुंच गया, जिससे उन्हें इसके साथ पूरी तरह से घुलने मिलने का मौका मिला। उसकी आंखें चमक उठी और उसकी अवस्था बहुत बढ़ गई। यहाँ तक कि आसपास की ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी अधिक प्रबल थी। स्थानिक नियंत्रण भी मुश्किल नहीं था। स्टेज 4 स्थानिक नियंत्रण लगभग डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ के मानक पर था। चरण 5 पर आगे बढ़ना अनुचित होगा। क्या आप अपने स्थानिक नियंत्रण को उन्नत करने के लिए 400000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? सही। वांग ये ने एक नजर डाली। वह एक पेशेवर की तुलना में एक ऑलराउंडर बनने के लिए अधिक उपयुक्त थे। सुधार जारी रखें। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। संघनन मंत्र में लगातार 3 चरणों में सुधार किया गया। चरण 1 से चरण 4 तक अपग्रेड करने की लागत स्थानिक नियंत्रण के समान थी। एकमात्र अंतर यह था कि चरण 1 से चरण 2 तक अपग्रेड करने के लिए अतिरिक्त 50000 संभावित बिंदुओं की आवश्यकता थी। इसके साथ ही उनके पास अभी भी 4.126 मिलियन संभावित पॉइंट बचे हुए हैं। ब्रह्मांडीय स्तर के प्राणी नियंत्रण की डिग्री के संदर्भ में सुधार करते हैं, विशेष रूप से ब्रह्मांड और दुनिया के नियंत्रण के मामले में। इसके विपरीत न्यू स्टार लाइफ फॉर्म किसी की ताकत और क्रूरता में सुधार करते हैं। युद्ध ऊर्जा और संपीड़न मंत्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। एक सच्चे विशेषज्ञ के पास कोई कमी नहीं होगी। क्या आप अपनी लड़ाकू ऊर्जा को उन्नत करने के लिए 100000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। चरण 6 युद्ध ऊर्जा। इसके साथ उसने युद्ध ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और उसकी विस्फोटक शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई थी। इस बीच 9 क्यूई सेबर नियंत्रण तकनीक की शक्ति, जो युद्धक ऊर्जा पर निर्भर थी, को दूसरे स्तर पर उन्नत किया जा सकता है। असीमित हथियार समान स्तर के डार्क एनर्जी हथियारों की तुलना में अक्सर 10 गुना या यहाँ तक कि 100 गुना अधिक महंगे होते थे। लेवल 3 क्षमता वाले उपयोगकर्ता हथियार के रूप में रेडिएंट स्टार सेबर की कीमत केवल 1.5 कॉस्मिक डॉलर थी, लेकिन इसकी असीमित विशेषता के कारण इसकी बिक्री कीमत 60 कॉस्मिक डॉलर तक पहुंच सकती थी, जो कि 40 गुना वृद्धि थी। 40 ब्रह्मांडीय डॉलर। वांग ये ने एक पल के लिए सोचा। अधिमानतः 2 करीपान। कृपया इस तरह, ग्राहक विक्रेता ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वे करीपान भंडार में घुस गए जहां करीपानों की चकाचौंध भरी श्रृंखला थी। यह करीपानों की दुनिया की तरह था, जिसमें करीपानें एक संग्रहालय की तरह हर जगह प्रदर्शित थीं। प्रत्येक विशाल कमरे के बीच में मेहमानों के लिए करीपानों का परीक्षण करने के लिए एक खाली जगह थी। वे एक के बाद दूसरे दरवाजे से गुजरे, जैसे किसी भूल भुलैया में चल रहे हों। प्रत्येक कमरे में करीपानों की विशेषताएं भिन्न थीं। असीमित लेवल 3 सेबर रूम। वांग ये ने कमरे के ऊपर लगे बोर्ड को देखा और प्रवेश किया। कमरे में 100 से अधिक करीपानें थीं, जिन पर उनकी कीमतें स्पष्ट रूप से अंकित थीं। विक्रेता ने तुरंत चयन किया और वांग ये को 40 कॉस्मिक डॉलर से अधिक कीमत वाले करीपानों को खत्म करने में मदद की। 4 अलग-अलग मूल्य सीमा वाले करीपान, 10 कॉस्मिक डॉलर से नीचे, 10 से 20 कॉस्मिक डॉलर, 20 से 30 कॉस्मिक डॉलर और 30 से 40 कॉस्मिक डॉलर अलग-अलग रोशनी के साथ प्रदर्शित किए गए थे। सटीक और संक्षिप्त।
वांग ये सीधे 30 से 40 कॉस्मिक डॉलर की उच्चतम कीमत सीमा के करीपानों के पास गए। वह 2 20 कॉस्मिक डॉलर सेबर नहीं खरीदना चाहता था, बल्कि उसे एक 30 कॉस्मिक डॉलर में और दूसरा 10 कॉस्मिक डॉलर में मिलेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन बेहतर होगा। बेशक अगर कोई करीपान होती जो उसके साथ बेहद अनुकूल होती तो उसके लिए 40 कॉस्मिक डॉलर में से एक प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होती। आखिरकार उसके पास अभी भी रेडियंट स्टार सेबर था। 10 करीपानें थीं। वांग ये ने तुरंत उनके माध्यम से स्कैन किया। पाठ्य परिचय के अलावा मॉडल करीपान भी चमकते रहे। जब उन्होंने एक मॉडल लिया तो उन्हें करीपान की शक्ति और विशेष प्रभावों का 100% एहसास हुआ। रेड रूज सेबर 35 कॉस्मिक डॉलर रहस्यमय नक्काशी की 3 परतें। लड़ाकू ऊर्जा को उजागर करने के माध्यम से रेड रूज फ्लेम्स को छोड़ा जा सकता है। वांग ये ने अपने हाथ में एक मॉडल करीपान रखा और तुरंत प्रदर्शन स्थल में प्रवेश किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हाथ में करीपान लेकर युद्ध के मैदान में राक्षसों से लड़ रहा हो। रहस्यमय नक्काशियां एक के बाद एक सक्रिय हो गईं और उसकी युद्ध ऊर्जा लगातार फूट रही थी। करीपान ऊर्जा के साथ लाल लपटें भी थीं जिन्होंने राक्षसों और शैतानों को जला दिया। इसकी मारक क्षमता चरम पर थी। युद्ध की ऊर्जा जितनी मजबूत होगी रेड रूज फ्लेम उतना ही मजबूत होगा। प्रदर्शन स्थल छोड़ने के बाद वांग ये ने आश्चर्य से आह भरी। वीर करीपान 40 ब्रह्मांडीय डॉलर रहस्यमय नक्काशी की 2 परतें। शरीर में युद्ध ऊर्जा को एक वीर प्रभामंडल में इकट्ठा करने के लिए उत्तेजित करें। वांग ये ने रहस्यमय नक्काशी वाली करीपान अपने हाथ में ली और फिर से प्रदर्शन स्थल में प्रवेश किया। उसने करीपान पकड़ रखी थी और अपनी लड़ाकू ऊर्जा को लगातार सक्रिय करते हुए शैतानों से लड़ाई की। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर बफ्स की 2 परतें जमा हो गई हों। उनकी शारीरिक शक्ति, युद्ध ऊर्जा और इच्छा शक्ति सभी में वृद्धि हुई थी जिससे उन्हें एक राजपूत होने का एहसास हुआ। यह एक समग्र प्रवर्धन प्रकार की करीपान थी। इसका हर पहलू उत्कृष्ट था। वांग ये ने प्रत्येक करीपान की कोशिश की। जब वह इस पर था उसने 20 से 30 कॉस्मिक डॉलर मूल्य के सभी 24 करीपानों का भी परीक्षण किया। जिसके लिए आप भुगतान करते हैं आप वही प्राप्त करते हैं। यह उनका सबसे बड़ा एहसास था। 20 से 30 कॉस्मिक डॉलर के बीच कीमत वाले 24 करीपान विशेष प्रभावों के मामले में थोड़े ही थे। उसने ध्यानपूर्वक विचार किया। मुझे हड्डी तोड़ने वाला जहर करीपान चाहिए। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने एक बार फिर मॉडल करीपान थामा और प्रदर्शन स्थल में प्रवेश किया। करीपान चलाने वाली प्रकाश छाया एक ब्रह्मांडीय स्तर के समुद्री डाकू के साथ गहन युद्ध में लगी हुई थी। लड़ाकू ऊर्जा ने रहस्यमय उत्कीर्णन की परतों को जन्म दिया। पहली परत ने हमले की शक्ति को बढ़ाया, दूसरी परत ने रक्षा क्रैकिंग क्षमता को बढ़ाया और तीसरी परत में एक विशेष प्रभाव था, हड्डी तोड़ने वाला जहर। गहरा काला जहर दूसरे पक्ष के टूटे हुए कवच में घुस गया जिससे ब्रह्मांडीय स्तर के शरीर को नुकसान हुआ। यह योद्धाओं के लिए विशेष रूप से घातक था और उनके शरीर में युद्ध ऊर्जा के संचार को नष्ट कर देता था। रेड रॉक सेबर भी बहुत उपयोगी था लेकिन यह विशाल शरीर वाले राक्षस योद्धाओं के खिलाफ सबसे प्रभावी था। इसके विपरीत हड्डी तोड़ने वाला जहर करीपान का उपयोग ज्यादातर मानव ब्रह्मांडीय योद्धाओं के साथ लड़ाई में किया जाता था और यह अकल्पनीय शक्ति को उजागर कर सकता था। इसके अलावा कीमत रेड रूज सेबर से 3 कॉस्मिक डॉलर सस्ती थी। अपने बजट में शेष 1 कॉस्मिक डॉलर के साथ वांग ये ने एक 5धारी करीपान खरीदा। यह एक सरल और अलंकृत असीमित डार्क एनर्जी हथियार था। इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं था लेकिन उत्कीर्णन की कुल 5 परतों के साथ इसकी तीक्ष्णता सामान्य डार्क एनर्जी लेवल 4 हथियार से कम नहीं थी। चूंकि कीमत केवल 1 कॉस्मिक डॉलर थी वह और अधिक कैसे मांग सकता था। एनोनिमस ट्रेड सेंटर में प्रदर्शित वस्तुएं अभी भी एक के बाद एक बेची जा रही थीं लेकिन वे लगभग बिक चुकी थीं। शेष 30 या उससे अधिक ब्रह्मांडीय डॉलर वांग ये ने नानते के लिए आरक्षित किए जिन्हें अपनी सबसे मजबूत युद्ध क्षमता दिखाने के लिए एक अच्छे हथियार की भी आवश्यकता थी। पूर्ण भार के साथ वांग ये स्टार ट्रैवलर इन में लौट आए जहां प्रशिक्षण के लिए एक डोजो था। इसके बाद वांग ये ने अपने नए हथियार और नई क्षमताओं में महारत हासिल की। उन्होंने अपनी युद्ध कौशल को पूरी तरह से एकीकृत किया। बचे हुए समय में वह सुधार करना जारी रखेंगे और सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के पहले मूल्यांकन का इंतजार करेंगे। हालांकि वह केवल मूल्यांकन के लिए जिन रैंक के साथ था और उसके सफल होने की कोई संभावना नहीं थी फिर भी उसे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ और वह इसका उपयोग कुछ अनुभव जमा करने के लिए कर सकता था। वह सब बाहर चला जाएगा। जियापू ग्रह मूल्यांकन बिंदु। मूल्यांकन की मेजबानी मानव आभासी ब्रह्मांड में 7 सर्वोच्च गुटों द्वारा की गई थी। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के अलावा कॉस्मिक नंबर आई एकेडमी भी यही थी। दोनों प्रतिस्पर्धी रिश्ते में थे। पहले वाले ने केवल मनुष्यों की भर्ती की जबकि बाद वाले ने मनुष्यों और उनसे संबद्ध जातियों की भर्ती की। शुरुआत में सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी को पूर्ण लाभ था। हालांकि 10000 ब्रह्मांडीय युग पहले कॉस्मिक 10.1 अकादमी का उदय शुरू हुआ। अब न केवल वे समान थे बल्कि बाद वाले में पहले से आगे निकलने की क्षमता भी थी। मूल्यांकन स्थल काफी भीड़-भाड़ वाला था क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मूल्यांकन के लिए आए थे। अधिकांश मनुष्य न्यू स्टार स्तर पर थे, उसके बाद ब्रह्मांडीय स्तर पर थे और कुछ डार्क एनर्जी स्तर भी थे। उनमें से कुछ वांग ये जैसे थे जो एक लौकिक नागरिक बनना चाहते थे। कुछ अन्य लोग शिन रैन जैसे थे जो अपने सपनों को साकार करना चाहते थे। उनमें से अधिकांश पढ़ाई करके अपनी किस्मत बदलने के लिए सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी को एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग करना चाहते थे। दुर्भाग्य से यह बेहद कठिन था। यहाँ तक कि उच्चतम प्रवेश दर वाले विभाग में भी 10 मिलियन में से एक से भी कम प्रवेश लिया गया। सबसे कम प्रवेश दर 10 अरब में एक भी नहीं थी। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी की औसत प्रवेश दर 100 मिलियन में एक से भी कम थी। ब्रह्मांडीय विभाग की प्रवेश दर 30 मिलियन और सेना में से एक है। रणनीति विभाग की प्रवेश दर 1.5 बिलियन में केवल एक है। वांग ये ने आह भरी। उस समय उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और बिना सोचे समझे सैन्य रणनीति विभाग को चुन लिया था। वहाँ बहुत सारे लौकिक मनुष्य थे। उदाहरण के लिए जियापू ग्रह को लें तो वहाँ सैकड़ों अरब मूल निवासी हुआ करते थे। अब सुदूर कोने में कैद में केवल कुछ अरब मूल निवासी बचे थे जबकि चिमेंग परिवार विभिन्न क्षेत्रों से दसियों अरब लोगों को लेकर आया था। अकेले आकाशगंगा में जियापू ग्रह जैसे 100,000 से अधिक सितारा जीवन ग्रह थे, साथ ही 10 मिलियन से अधिक सितारा जीवन ग्रह भी थे। पूरे ताशी स्टारफील्ड का व्यास कोई मिलियन प्रकाश वर्ष नहीं था और इसमें आकाशगंगा जैसी लाखों आकाशगंगाएं थीं। इसलिए भले ही सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी की प्रवेश दर 100 मिलियन में एक से कम थी फिर भी छात्रों की संख्या खगोलीय थी। शुभकामनाएं, आप यह कर सकते हैं। शिन रैन ने वांग ये का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में प्रोत्साहन था। क्या वह गंभीर थी? वांग ये कड़वाहट से मुस्कुराए। झपट्टा मारना। दरवाजा बंद हो गया। एक पल में वहां अंधेरा छा गया। हल्के कंपन के साथ कमरा ब्रह्मांड में त्रिआयामी स्थान की तरह ग्रिड में बदल गया। एक अवर्णनीय शक्ति अवतरित हुई जिसने सभी को मानव आभासी ब्रह्मांड में ला दिया। कितना रहस्यमय! वांग ये को ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर गया हो। उसने अपने हाथों की ओर देखा और उन्हें भींच लिया। यह बिल्कुल वास्तविकता जैसा ही लगा। एज्योर माउंटेन वर्चुअल कॉस्मिक पहले से ही बहुत रहस्यमय था लेकिन मानव वर्चुअल कॉस्मिक और भी अधिक रहस्यमय था। वह यह भी नहीं बता सका कि यह हकीकत है या भ्रम। यह ऐसा था मानो उसने किसी दूसरे आयाम, एक समानांतर ब्रह्मांड में प्रवेश कर लिया हो। सैन्य रणनीति विभाग, ताशी स्टारफील्ड, मूल्यांकन कक्ष 1168854। पहला मूल्यांकन, बुनियादी ज्ञान। उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी। इस पर उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक के बाद एक प्रश्न सामने आने लगे और वह अपनी चेतना से उनका उत्तर दे सका। वन ब्रह्मांड में कितनी जातियां हैं? 10086।
टू ब्रह्मांड में 8 महान जातियां हैं। वे क्या हैं? आकाश जाति, अधेरी जाति, मानव जाति, दानव जाति, शैतान जाति, लौकिक जानवर जाति, दिव्य वृक्ष जाति और बुरी नजर दौड़। 8 महान जातियों के बीच मानवता की समग्र शक्ति की रैंकिंग क्या है? तीसरा, वांग ये ने सहजता से उत्तर दिया। उल्टी गिनती के आगे स्कोर बढ़ता गया। ये मूल बातों की मूल बातें थीं और उनमें से प्रत्येक का केवल एक ही बिंदु था। इसके बाद अधिक कठिन 2 बिंदु वाले प्रश्न, 3 बिंदु वाले प्रश्न और अंत में 10 बिंदु वाले प्रश्न होंगे। प्रश्नों में ब्रह्मांड के सभी पहलू शामिल थे और उत्तर देने के लिए भारी मात्रा में ज्ञान की आवश्यकता थी। 5001 बिंदु प्रश्नों का तुरंत उत्तर दिया गया। 11165 अंक। वांग ये ने स्कोर देखा। यह बुरा नहीं था। वह काफी संतुष्ट थे। थोड़े समय के अंतराल के बाद वांग ये ने सवालों का जवाब देना जारी रखा। 2502 सूत्री प्रश्नों के लिए कठिनाई काफी बढ़ गई थी। उन्हें कुल 500 अंकों में से 128 अंक मिले। 293 अंक। वांग ये को लगा कि उसने खुद को मात दे दी है। उन्होंने अधिक बुनियादी ज्ञान का अध्ययन नहीं किया क्योंकि प्रश्न बहुत अधिक थे। उन्होंने कुछ समय केवल वीडियो देखने में बिताया। दुर्भाग्य से कोई बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं थे। अन्यथा यदि वह सभी सी को चुनता तो वह बहुत सारे सही उत्तर प्राप्त कर पाता। 103 सूत्री प्रश्न मुश्किल बढ़ गई। वांग ये को केवल 27 अंक मिले। 4 सूत्री प्रश्न, 5 सूत्री प्रश्न। वांग ये ने आभासी ब्रह्मांड में अपना सिर खुजलाया और बहुत सोचा। 300 अंक तक पहुंचने के बाद यह एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने जैसा था। यह बहुत कठिन था। अंतिम 10 बिंदु प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के बाद उनका अंतिम स्कोर 399 अंक था। ओसीडी वाले किसी व्यक्ति के लिए यह स्कोर बहुत अच्छा नहीं है। वांग ये ने राहत की लंबी सांस ली। यह उनके अनुमानित 250 अंक से कहीं अधिक था। वह स्वाभाविक रूप से जिन रैंक जैसे शीर्ष छात्र से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन एक आलसी व्यक्ति के रूप में वह पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर चुका था। रैंक 32548748। वांग ये ने उस पर नजर डाली। सर्वोच्च मानव अकादमी बहुत असभ्य थी। वास्तविक समय रैंकिंग बनाने का क्या मतलब था? 1, 10, 100, 1000, 10,000। क्या वह अभी भी औसत दर्जे का नहीं था? उनकी रैंकिंग 30 मिलियन से अधिक थी। यदि पूरे मूल्यांकन कक्ष में 1 अरब परीक्षार्थी होते तो वह शीर्ष 4% में होते। इंटरफेस नहीं बदला लेकिन उल्टी गिनती जारी रही। ऐसा लग रहा था कि अगला मूल्यांकन शुरू करने से पहले उन्हें सबके मूल्यांकन खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। वांग ये के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उसने अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए पिछले प्रश्नों को पलटा और सही उत्तरों पर ध्यान दिया। एक लंबे समय के बाद बीम उल्टी गिनती खत्म हो गई। पहला मूल्यांकन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। वांग ये ने वास्तविक समय रैंकिंग को देखा। वह 30 मिलियन से 90 मिलियन हो गए थे। हालांकि यह ठीक था, उसे बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। झटका, उसके सामने का दृश्य बदल गया। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह स्थान जो पहले एक मूल्यांकन कक्ष जैसा था, अचानक तीव्र हत्या का युद्ध क्षेत्र बन गया था। वीडियो में मनुष्य, राक्षस और शैतान एक अराजक लड़ाई में थे। मानव योद्धा एक के बाद एक आगे बढ़ते गए और जमीन पर लाशें बिछ गईं। छवि और ध्वनि अत्यंत संक्रामक थे। उसके सामने का स्क्रीन बदल गया। दूसरा मूल्यांकन, सामरिक ज्ञान। यह भी 2000 अंक था, लेकिन स्कोर की संरचना बुनियादी ज्ञान मूल्यांकन से अलग थी। 1000 अंक सैन्य शिविर की ज्ञान संरचना, सैन्य रणनीतियों, युद्ध क्षेत्र, रणनीति आदि से संबंधित थे। सैन्य रणनीति विभाग का मूल्यांकन लेने वाले प्रत्येक छात्र के लिए यह सबसे आसान हिस्सा था। ब्रह्मांड के आकार के बुनियादी ज्ञान की तुलना में भले ही ये 1000 अंक अधिक नहीं थे, फिर भी इन्हें प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था। ज्ञान की मात्रा एक लौकिक राष्ट्र जितनी ही होगी। बेशक वांग ये के लिए यह अभी भी असीमित था। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 लौकिक दिनों तक अध्ययन करने के बाद भी उसका लाभ छोटा नहीं था। 415 अंक। वांग ये ने सवालों का जवाब देना समाप्त कर दिया। स्क्रीन पर स्कोर ने उन्हें बहुत संतुष्ट किया। उसे कुल अंक का 1/3 प्राप्त हुआ था। कुल स्कोर 814। बुरा नहीं है, अच्छा काम करते रहें। वांग ये बहुत निश्चिंत थे। जब काउंटडाउन खत्म हुआ तो उनकी रैंकिंग 90 मिलियन से बढ़कर 70 मिलियन हो गई। वह एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे वे आलसियों में भी आलसी थे। सामरिक ज्ञान मूल्यांकन का दूसरा भाग एक वास्तविक अनुभव है। वांग ये के सामने की स्क्रीन धीरे धीरे गायब हो गई। फिर जैसे कि एक भंवर ने उसे सोख लिया हो, उसे तुरंत युद्ध के मैदान में ले जाया गया जिसे उसने अभी देखा था और एक सामान्य ब्रह्मांडीय स्तर का सैनिक बन गया। बहुत कमजोर सिपाही। उनकी वर्तमान ताकत की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि वह जिस माहौल में था वह बेहद वास्तविक था। यह वास्तविक युद्ध क्षेत्र, वास्तविक सैन्य शिविर जैसा था। समय प्रवाह का 10वां हिस्सा। वांग ये ने सामान्य परिचय पहले ही पढ़ लिया था। यहाँ वह अधिकतम 10 ब्रह्मांडीय दिन आभासी समय में बिताएंगे। युद्ध वास्तविक था और किसी भी समय छिड़ सकता था। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। सब कुछ अज्ञात था, शत्रु की ताकत और उसके साथियों की ताकत सहित। यह एक आरपीजी गेम के वीआर संस्करण की तरह था, जहां वह सैनिकों में से एक के रूप में खेलते थे। सैन्य शिविर में जीवन। वांग ये ने अपने शरीर में तीव्र दर्द महसूस करते हुए मुंह बना लिया। वह जो सैनिक बना था वह पहले ही घायल हो चुका था। इसके बाद हुई लड़ाइयों में वह घायल हो गया, लेकिन फिर भी लड़ रहा था। स्कोरिंग का कोई मानक नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह केवल 10 ब्रह्मांडीय दिनों तक जीवित रहकर पूरे अंक प्राप्त कर सकता था। इसके बजाय यह एक सैनिक के रूप में व्यक्ति की गुणवत्ता पर आधारित था। इसमें शामिल था कि क्या वह सैन्य शिविर में जीवन जीने का आदी हो सकता है, क्या वह लड़ने का आदी हो सकता है, क्या वह एक सैनिक बनने के योग्य है। शैतानों और राक्षसों का सामना करते समय उसने कैसा प्रदर्शन किया, जब उसे फायदा था तो वह कैसा था, जब वह गतिरोध में था तो वह कैसा था, जब वह नुकसान में था तो वह कैसा था, साथ ही अन्य सभी प्रकार की सच्ची प्रतिक्रियाएं। यहाँ हर क्रिया पर नजर रखी जाती थी और हर प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया जाता था। पूर्णता की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वयं के प्रति सच्चा होना ही उच्च अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था। आइए पहले स्वस्थ हो जाएं। वांग ये ने अगले दिन लड़ाई के लिए सेना का पीछा करने की योजना नहीं बनाई थी। इस सैनिक की आदत के मुताबिक उसे चोटों से लड़ते रहना चाहिए। हालांकि चूंकि वह इसे वास्तविक तरीके से करने जा रहा था, वांग ये भी स्वयं ही हो सकता है। सार्जेंट को रिपोर्ट करने और उसकी चोटों की जांच करने के बाद अंततः सेंचुरियन को स्वस्थ होने की अनुमति दी गई। वांग ये ने सैन्य शिविर में स्वास्थ्य लाभ किया, अपनी विकास तकनीक विकसित की और अपने युद्ध कौशल को निखारा। हालांकि इससे कोई मदद नहीं मिलेगी और उसकी ताकत में कोई खास मदद नहीं होगी, जैसा कि वीडियो में कहा गया है। जब तक वह खुद था तब तक सब ठीक था। 5 ब्रह्मांडीय दिनों में उन्होंने लगातार 3 लड़ाइयों का अनुभव किया। उनके सैनिक पराजित हो गए और पीछे हट गए। वांग ये ने अपने घायल शरीर को उस ग्रह पर अंतिम लड़ाई में भाग लेने के लिए खींच लिया जहां दुश्मन सैनिक आक्रमण कर रहे थे। यह पहली बार था जब उसने इतने क्रूर युद्ध का अनुभव किया था। ब्रह्मांडीय स्तर के सैनिक तोप के चारे की तरह अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। राक्षस योद्धाओं की अंतहीन धारा ने उसे डुबो दिया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। यह ब्लू प्लेनेट पर जानवरों के ज्वार से बिल्कुल अलग स्तर पर था। आगे के सैनिक मर गए और पीछे के सैनिकों ने उनका स्थान ले लिया। वे लड़ाइयां जो ग्रह के अस्तित्व से संबंधित थीं, अंत तक हिंसक रूप से लड़ी गईं। ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि डार्क एनर्जी स्तर के योद्धा भी बड़ी संख्या में मारे गए। एक सच्चा ब्रह्मांडीय स्तर का युद्ध। झपट्टा मारना। असीमित युद्ध क्षेत्र से जाकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह सब एक सपना था। क्या यह वास्तविक सैन्य शिविर और वास्तविक युद्ध क्षेत्र था? टीशान झूठा था।
किसने कहा कि सैन्य शिविर में जीवित रहना आसान है? बेशक जब किसी को फायदा हो तो यह कोई समस्या नहीं थी। हालांकि एक बार किसी को ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ा जहां दोनों पक्ष बराबरी पर थे या विपरीत परिस्थिति में भी जिस चीज का इंतजार था वह थी मौत। हालांकि वह भागा नहीं। ऐसे माहौल में उन्होंने अंत तक संघर्ष किया। उसने कितने राक्षस योद्धाओं को मार डाला था? वांग ये नहीं जानता था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई। हो सकता है कि उसकी मृत्यु थकावट से, खून बहने से हुई हो, या हो सकता है कि उसे किसी डार्क एनर्जी स्तर के दानव विशेषज्ञ द्वारा मार दिया गया हो। यह बहुत क्रूर और बहुत वास्तविक था। उनका पिछला निर्णय सही था। इससे पहले कि उनके पास पर्याप्त ताकत हो, उन्हें सैन्य शिविर में नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य को लगातार हासिल करना सबसे अच्छी नीति थी। वांग ये ने अपना सिर उठाया। स्कोर 478। स्क्रीन पर स्कोर ने उसे चौंका दिया। उसने सोचा था कि यह बहुत कम होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे लगभग आधे अंक मिले। यह अप्रत्याशित था। उसने इस बारे में ध्यान से सोचा। इसका उनके प्रदर्शन से कुछ लेना देना होना चाहिए। हालांकि अंतिम लड़ाई में वह उतना मजबूत नहीं था और जल्दी ही मर गया, फिर भी वह कभी भी भगोड़ा या कायर नहीं था। उन्होंने अभी भी तोपचारे के रूप में अपनी ताकत का योगदान दिया। दूसरा मूल्यांकन सामरिक ज्ञान 893। कुल स्कोर 1292। रैंक 85728098। 8.5 मिलियन। यह पहली बार था जब उन्होंने शीर्ष 10 मिलियन में प्रवेश किया था। वांग ये की आंखें चमक उठीं। हालांकि दूसरा मूल्यांकन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था और उनकी रैंकिंग शायद नीचे चली जाएगी। दोनों श्रेणियों के लिए 1292 का कुल स्कोर पहले ही उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। अगला मूल्यांकन व्यक्तिगत युद्ध क्षमता का होगा, जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ था। शायद उसे कुछ उम्मीद हो। वांग ये ने मूल्यांकन समाप्त होने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उन्होंने अपनी रैंकिंग देखी और पाया कि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। उसने सोचा था कि वह शीर्ष 10 मिलियन से बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लौकिक मानव युद्ध के मैदान में अधिक समय तक जीवित रह सकते थे, उनके पास अनुभव भी अधिक था और पिछले 2 आकलनों में भी उन्हें उनसे उच्च स्थान दिया गया था। अंत में उनकी रैंकिंग 96773991 तय हुई। बुरा नहीं है, वांग ये अच्छे मूड में थे। उन्होंने कुछ देर आराम किया। तीसरा मूल्यांकन व्यक्तिगत युद्ध क्षमता। कठिनाई 1। उसके सामने एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। जल्द ही परिवेश फिर से बदल गया। वह अब खून की गंध से भरे युद्ध के मैदान में था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, राक्षस योद्धा पहले ही सभी दिशाओं से आ चुके थे। साथ ही विशाल ब्रह्मांडीय राक्षस भी थे जिन्होंने पृथ्वी को हिला दिया था। राक्षस योद्धाओं के पास विशेष वंशावली और विभिन्न क्षमताएं थीं, लेकिन वे बहुत मजबूत नहीं थे। वे सभी शुरुआती कॉस्मिक लाइफ फॉर्म थे। मेरी युद्ध कौशल को बचाएं। वांग ये ने 5 धार वाली करीपान निकाली, जो बिना किसी विशेष विशेषता वाली एक असीमित करीपान थी। इसकी तीक्ष्णता और आक्रमण शक्ति तीसरे स्तर के डार्क एनर्जी हथियार के बराबर थी। कोई डर या झिझक नहीं थी। सैन्य शिविर में पिछले प्रशिक्षण ने वांग ये को युद्ध के मैदान में ढलने की अनुमति दी थी। सीमा तोड़ने के कौशल, ट्राइएंगल सेबर तकनीक के साथ उसने एक के बाद एक राक्षस योद्धाओं को जल्दी ही खत्म कर दिया। चरण फोर्स स्थानिक नियंत्रण के साथ वह बिना किसी प्रयास के इन मिनियन को आसानी से मार सकता था। एक पल में युद्ध के मैदान का दृश्य गायब हो गया और वांग ये अपने कमरे में लौट आए। कुल स्कोर 1392। उनका स्कोर 100 अंक बढ़ गया था। तीसरा मूल्यांकन व्यक्तिगत युद्ध क्षमता का था, जिसमें कठिनाई के कुल 20 चरण थे। उसके द्वारा पार की गई प्रत्येक कठिनाई में 100 अंक जुड़ जाएंगे। यदि वह असफल हो गया तो यह समाप्त हो जाएगा। केवल एक ही मौका था। प्रत्येक युद्ध क्षेत्र की एक निश्चित समय सीमा होती थी और लगी हुई चोटें ठीक नहीं होती थीं, नहीं किसी की ऊर्जा की खपत होती थी। निसंदेह यदि उसने लड़ाई पहले समाप्त कर दी तो उसके पास अपनी युद्ध ऊर्जा और क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए अधिक समय होगा। समय सीमा समाप्त हो गई। वांग ये ने स्क्रीन की ओर देखा। रैंक 826998। उनकी रैंकिंग में 10 लाख का इजाफा हुआ था। हालांकि यह केवल कठिनाई 1 थी, यह कई न्यू स्टार स्तर के विशेषज्ञों के लिए पहले से ही एक आपदा थी। 3 ब्रह्मांडीय स्तर के राक्षस योद्धा विशेष रूप से युद्ध के मैदान पर बहुत शक्तिशाली थे। वे मानव विशेषज्ञ जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं थे, उन्हें यहाँ बहुत कष्ट होगा। बस इस राउंड में ही 90% परीक्षार्थी बाहर हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें से कई ने पिछले मूल्यांकन में बहुत उच्च अंक प्राप्त किए थे, इसलिए वे अभी भी उससे ऊपर थे। हालांकि अगर कोई यहाँ हार जाता तो उसके लिए सैन्य रणनीति विभाग में जाना बहुत मुश्किल होता। कठिनाई 2। जल्द ही एक नई चुनौती शुरू हुई। इस बार ये शैतान योद्धा थे। लड़ाई और भी तीव्र थी और मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय योद्धा भी थे। हालांकि वर्तमान वांग ये के लिए यह अभी भी केक का एक टुकड़ा था। कठिनाई 3, कठिनाई 4, कठिनाई 5। उन्होंने लगातार 5 चरण पार किए। रैंक 35555922। कठिनाई 6 में उन्नत ब्रह्मांडीय सैनिक थे और दुश्मनों की संख्या बढ़कर 100 के करीब हो गई थी। युद्ध के मैदान पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस मूल्यांकन में कोई टीम साथी नहीं था और कोई केवल स्वयं पर भरोसा कर सकता था। गड़गड़ाती गड़गड़ाहट, वज्रपात, थंडर रश। मूल्यांकन शुरू करने के बाद यह पहली बार था जब वांग ये ने लड़ाकू ऊर्जा का उपयोग किया। शुरुआती और मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय योद्धाओं के विरुद्ध वह अभी भी उन्हें आसानी से मारने के लिए स्थानिक नियंत्रण का उपयोग कर सकता था। हालांकि उन्नत ब्रह्मांडीय शैतान योद्धा स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत थे। अपने शक्तिशाली शरीर के साथ युद्ध शक्ति के बिना उनका मुकाबला करना कठिन था। हेरफेर मंत्र। 3 उन्नत ब्रह्मांडीय सैनिकों को मारने के बाद वांग ये ने तुरंत हेरफेर मंत्र का उपयोग किया। एक पल में मजबूत शरीर वाले 3 उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धाओं ने अन्य शैतान योद्धाओं का वध कर दिया। वांग ये ने साइड से आक्रमण जारी रखा और आसानी से छठा चरण पार कर लिया। कठिनाई 7 में चरम ब्रह्मांडीय स्तर 9 राक्षस योद्धा थे। दुश्मन और भी ताकतवर होते जा रहे थे। उस समय कई राक्षस योद्धा लूजी की ताकत तक पहुंच गए थे। वांग ये ने वही प्रक्रिया दोहराई। उसने सबसे पहले सबसे मजबूत लोगों को खत्म करने की पहल की, फिर अपने हेरफेर मंत्र का उपयोग करके बाकियों को एक-एक करके खत्म कर दिया। वह अपनी युद्धक ऊर्जा और क्षमता को बचा रहा था। वास्तविक चुनौती तभी शुरू होगी जब कठिनाई 8 पर डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ सामने आने लगेंगे। 11 दहाड़, हरी आंखों और हरे फर वाला एक राक्षसी जानवर आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहा था। डार्क एनर्जी स्तर दानव जाति के लिए परिवर्तन का एक चरण था। साधारण बुद्धि वाला एक ब्रह्मांडीय राक्षस डार्क एनर्जी स्तर पर पहुंचने पर मनुष्यों से कम बुद्धि वाले एक राक्षसी जानवर में बदल जाएगा। इसका शरीर अभी भी मजबूत था और गहरे पदार्थ को निगलने के बाद एक नए स्तर पर पहुंचने के बाद और भी अधिक परिष्कृत और भयानक हो जाएगा। लौकिक स्तर पर दानव योद्धा राक्षसों से अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि डार्क एनर्जी स्तर पर न केवल राक्षसी जानवर पकड़ लेंगे, बल्कि वे और भी मजबूत हो सकते हैं। उल्का अवतरण करीपान तकनीक। विनाश, टूटे हुए तारे, उल्का पिंड विस्फोट। वांग ये की गति बढ़ गई और उसके हमलों की शक्ति परत दर परत बढ़ती गई। उनकी चरण 6 युद्ध ऊर्जा विस्फोटित हो गई। हालांकि उसके हमले की गति केवल थोड़ी बढ़ गई थी, उसके चरण 4 स्थानिक नियंत्रण के साथ वह एक भूतिया आकृति की तरह युद्ध के मैदान में सरपट दौड़ रहा था और उसका विरोध करना कठिन था। बिना किसी योग्यता की सहायता के भी वह अभी भी बहुत मजबूत था। मार डालो। नियंत्रण मंत्र। वांग ये ने एक डार्क एनर्जी लेवल 1 राक्षसी जानवर को नियंत्रित किया और अन्य 2 डार्क एनर्जी लेवल 1 महान राक्षसों पर हमला करना जारी रखा।
आसपास के ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा और राक्षस दौड़ पड़े, लेकिन डार्क एनर्जी लेवल 1 राक्षसी जानवर के भयानक हमले के खिलाफ वे बचाव करने में असमर्थ थे। एक स्तर के अंतर को पार करना कठिन था, विशेषकर इसलिए क्योंकि सभी शत्रु सामान्य दानव योद्धा थे। नियंत्रित राक्षस अजय था। अंधेरे पदार्थ को निगलने के बाद एक डार्क एनर्जी स्तर का राक्षसी जानवर एक डार्क एनर्जी हथियार के बराबर था। जैसे ही वांग ये ने एक और डार्क एनर्जी स्तर के योद्धा को नियंत्रित किया, युद्ध के मैदान पर स्थिति जल्दी से बदल गई। उन्होंने 8वीं स्टेज सफलतापूर्वक पास कर ली। रेटिंग 2092। वांग ये ने स्क्रीन की ओर देखा। तीसरा मूल्यांकन समाप्त हो गया था और 10 लाख में से एक से भी कम उत्तीर्ण होगा। अधिकांश परीक्षार्थी केवल न्यू स्टार स्तर या ब्रह्मांडीय स्तर पर थे। उनका पिछला अनुमान था कि उन्हें 800 अंक मिलेंगे। हालांकि क्योंकि वह निम्न श्रेणी का कॉस्मिक लाइफ फॉर्म था, उसे 1.5 गुना स्कोर मिलेगा, इसलिए उसका अंतिम स्कोर 1200 अंक तक पहुंच सकता था। लेकिन अब वह अभी भी सुधार कर सकता है। उसके द्वारा पारित प्रत्येक चरण से उसे 150 अंक मिलेंगे। वांग ये ने ठीक होने के लिए समय का लाभ उठाया। उनकी युद्ध ऊर्जा और क्षमता अभी भी भरी हुई थी। 9वां चरण कोई समस्या नहीं थी। रैंक 887575। शुरुआती डार्क एनर्जी स्तर के शैतान योद्धाओं के एक समूह के घेरे का सामना करने के बाद वांग ये एक बार फिर मंच से गुजरे। उन्हें शीर्ष 10 लाख में स्थान दिया गया था। इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे जल्दी करना था और ठीक होना था। कठिनाई 10। वांग ये फिर से युद्ध के मैदान में उतरे। इस बार मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर के महान राक्षस प्रकट हुए थे। अंधेरे ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद महान राक्षसों के पास भारी मात्रा में राक्षसी शक्ति थी और उनकी रक्तरेखाओं की विशेषताएं विशेष रूप से स्पष्ट थीं। उन्होंने राक्षसी शक्तियों को नियंत्रित किया था, अपने वंश को जागृत किया था और उनके पास ऐसी बुद्धि थी जो मनुष्यों से कमतर नहीं थी। 3 मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर के महान राक्षसों ने वांग ये के लिए काफी परेशानी पैदा की। हड्डी विभाजित जहर करीपान की रहस्यमय नक्काशी की सभी 3 परतें पूरी तरह से सक्रिय थीं। 5 धार वाले करीपान के साथ संयुक्त दोहरी ब्लेड शैली ने अपनी ताकत प्रदर्शित की। वांग ये को अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर ऐसा पहले होता तो उन्हें बहुत पहले ही हटा दिया गया होता, लेकिन अब वह बहुत मजबूत था। रैंक 726021। कठिनाई 11। इंटरमीडिएट डार्क एनर्जी स्तर के शैतान जनरल। डार्क एनर्जी स्तर के शैतान जनरल ज्वार की तरह दौड़ पड़े। उनसे निपटना राक्षस जाति के विशेषज्ञों से भी अधिक कठिन था क्योंकि वे मृत्यु से नहीं डरते थे। प्रत्येक शैतान जाति विशेषज्ञ प्राकृतिक रूप से जन्मे योद्धा थे। वे सभी पहलुओं में मनुष्यों के करीब थे और उनके पास विभिन्न प्रतिभाएं थीं। वह अब अपनी ताकत छिपा नहीं सकता था। वांग ये ने संक्षेपण, विस्फोटक और विद्युत चुंबकत्व मंत्रों का एक के बाद एक उपयोग किया, लेकिन वह अभी भी एक कठिन लड़ाई में थे। उनमें से बहुत सारे थे। एक ऐसी लड़ाई जो चरम सीमा के करीब थी। अगोचर हेरफेर मंत्र युद्ध के मैदान पर एक दिव्य हथियार की तरह था। मुनरू गार्ड्स के साथ लड़ाई की तरह उसने अपने नुकसान को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए जादुई हेरफेर मंत्र पर भरोसा किया। घायल होने के बावजूद वांग ये ने 9वां चरण पार कर लिया। ये मेरी सीमा है, वांग ये बहुत अच्छी तरह से जानता था। ताकत के स्तर में अंतर बहुत अधिक था। अपनी वर्तमान युद्ध कौशल के साथ वह एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के दानव के लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहा था, भले ही वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा हो। इस मुकाम तक पहुंचने का उन्हें पहले से ही संतोष था। अगले दौर में जितना संभव हो उतने अंक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वांग ये अपनी पूरी ताकत से ठीक हो गए। हालांकि वह निश्चित रूप से असफल होगा। 1101 अंक और 1199 अंक के बीच बहुत बड़ा अंतर था। कठिनाई 12। यह यही था। वांग ये को नहीं पता था कि कितने उम्मीदवार इस चरण को पास कर सकते हैं, लेकिन निम्न श्रेणी के कॉस्मिक लाइफ फॉर्म के लिए शायद उनमें से बहुत कम थे। 1 2 3 4 5। वांग ये ने आह भरी। 5 राक्षसी जानवर और महान राक्षस जो स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे और 100 से अधिक डार्क एनर्जी स्तर के राक्षस। भले ही वह अपनी चरम स्थिति में थे, फिर भी उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। अब तो वह घायल हो गए थे। चलो लड़ाई करें। वांग ये ने निर्णायक रूप से उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के महान राक्षसों और राक्षसी जानवरों से परहेज किया और अन्य डार्क एनर्जी स्तर के राक्षस जाति विशेषज्ञों पर हमला किया। आक्रमण और नियंत्रण। एक साथ हमला करें और फिर अधिक नियंत्रण करें। वांग ये ने कदम दर कदम दुश्मन की ताकत को कुतर दिया। रेडिएंट स्टार शतरंज के नियंत्रण में दुश्मन पर हमला करने के लिए सभी मृत दानव जाति विशेषज्ञों का बार-बार उपयोग किया गया था। हालांकि जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के राक्षस बहुत मजबूत थे। राक्षसी जानवरों के पास परिष्कृत और भयानक शरीर थे, जबकि महान राक्षसों के पास शक्तिशाली रक्तरेखा और राक्षसी शक्तियां थीं। वे अजय थे। वह युद्ध क्षेत्र के अंतिम क्षण तक डटा रहा। आखिरी क्षण तक लड़ो। हुश, उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वांग ये युद्ध का मैदान छोड़कर मूल्यांकन स्थान पर लौट आए। एक पल में एक सफेद रोशनी उतरी और उसके शरीर को नहला दिया। यह गर्म और नरम महसूस हुआ, जिसने उसे तुरंत पुनर्जीवित कर दिया और उसे ताकत से भर दिया। अभी-अभी हुआ भीषण युद्ध अविस्मरणीय था। मानव आभासी ब्रह्मांड में सब कुछ वास्तविक लड़ाई से अलग नहीं था। रेटिंग 1178। भारित स्कोर 1767 पॉइंट। झपट्टा मारना। वांग ये ने अपना सिर उठाया। स्क्रीन पर अंतिम स्कोर देखकर वह दंग रह गए। भारित स्कोर ने उसे 589 अंक और दे दिए थे और उसका कुल स्कोर अब 1800 अंक के करीब था। इसने उन्हें डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ के समकक्ष बना दिया, जिन्होंने कठिनाई 18 तक सभी रास्ते साफ कर लिए थे। आमतौर पर यह लगभग असंभव था क्योंकि एक सुपरस्टार लाइफ फॉर्म कठिनाई 16 पर दिखाई देगा। हालांकि ब्रह्मांड विशाल था। यहाँ पूरे अंक मिलना आम बात थी। पहले जब उन्होंने वीडियो परिचय देखा तो ऐसे परीक्षार्थी भी थे जिन्होंने अपने जीवन स्तर को शामिल करने के बाद पूर्ण अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए थे। वह वास्तव में ऐसा भी कर सकता था, हालांकि शर्त निम्न श्रेणी के ब्रह्मांडीय जीवन रूप बने रहना थी। दुर्भाग्य से यह असंभव था। 3 साल बाद वह एक मध्यम श्रेणी का कॉस्मिक लाइफ फॉर्म होगा। मूल्यांकन के लिए उसके जीवन स्तर की प्रगति को कुछ लौकिक दिनों के लिए रोकना ठीक था, लेकिन 3 वर्षों तक रोकना असंभव था। अब मेरा कुल स्कोर 3059 है। वांग ये ने कुछ मानसिक गणनाएं की। मूल अनुमान सभी 4 मूल्यांकनों के बाद 3000 अंक प्राप्त करने का था, लेकिन उन्होंने केवल 3 मूल्यांकनों के बाद वह स्कोर हासिल कर लिया था। अकेले इस स्कोर के साथ वह पहले ही शीर्ष 10% में शामिल हो सकता है। हालांकि उन गंदगी से इसकी तुलना करना बेमानी था। सैन्य रणनीति विभाग के लिए न्यूनतम प्रवेश स्कोर 6000 अंक है। इसके साथ मैं कक्षा आई की सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश ले सकता हूँ। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि यह थोड़ा सनकी था, जब तक वह सैन्य रणनीति विभाग के अंतिम और सबसे कठिन मूल्यांकन में 3000 अंक प्राप्त कर सकता था, क्या वह उत्तीर्ण हो पाएगा? यह बहुत कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सैन्य रणनीति विभाग के आकलन पिछले की तुलना में अधिक कठिन थे। लेकिन चूंकि वह पहले ही इतनी दूर आ चुका था, इसलिए उसे इसे आजमाना पड़ा। यदि वह असफल भी हुआ, तो भी वह अधिक अनुभव अर्जित कर सकता है। तीसरा मूल्यांकन समाप्त होने से पहले उन्होंने कुछ देर इंतजार किया। स्क्रीन फ्लैश हुई और एक नई रैंकिंग दिखाई दी। कुल स्कोर 3059। रैंक 68622। लगभग 10 मिलियन की रैंकिंग से वह 60000 तक पहुंच गया था। वांग ये ने आशा देखी। अंतिम मूल्यांकन युद्ध अनुकरण। युद्ध अनुकरण में परीक्षार्थी युद्ध की कमान संभालने के लिए जनरलों के रूप में कार्य करेंगे। यहाँ किसी की व्यक्तिगत क्षमता प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
मुख्य बात सेना को दुश्मन से लड़ने और उसे हराने का आदेश देना था। यह कुछ हद तक दूसरे मूल्यांकन के समान था, केवल इस बार वह अब एक सैनिक नहीं था। स्क्रीन चमक उठी। वांग ये ने अपना सिर उठाया और खुद को तैयार किया। चौथा मूल्यांकन, युद्ध अनुकरण। कठिनाई 1। कुल 8 लड़ाइयां हुई। प्रत्येक जीत पर 500 अंक मिलेंगे। वीडियो परिचय के अनुसार पहली लड़ाई बराबरी की होगी। हालांकि अगर कोई कभी जनरल नहीं रहा हो तो पास होना मूल रूप से असंभव था। कठिनाई तीसरे मूल्यांकन से भी अधिक थी। व्यक्तिगत युद्ध क्षमता मूल्यांकन की कठिनाई 1 ने 90% से अधिक परीक्षार्थियों को समाप्त कर दिया, लेकिन युद्ध सिमुलेशन की कठिनाई 1 ने 99% से अधिक परीक्षार्थियों को समाप्त कर दिया। 10,000 में से एक से भी कम कठिनाई 2 को पार कर 1000 अंक प्राप्त कर सका। हम सैन्य शिविर में वापस आ गए हैं। वांग ये के दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई। वह अब एक मानक 10 सदस्यीय टीम का जनरल था, जो 10 सदस्यीय टीमों का नेतृत्व कर रहा था। सेंचुरियन और चिलीज डार्क एनर्जी स्तर के योद्धा थे, जबकि बाकी ज्यादातर ब्रह्मांडीय स्तर के थे। श्रीमान, राक्षस सेना एकत्रित हो रही है। क्या हमें तुरंत एक सामान्य हमला शुरू करना चाहिए? एक मिर्ची ने कहा। सर, एक बार जब राक्षस सेना पूरी तरह से इकट्ठी हो जाएगी, तो उनकी संख्या हमारी तुलना में दोगुनी से भी अधिक होगी। हमें उन्हें यथाशीघ्र हराना होगा, एक अन्य मिर्ची ने कहा। कृपया आदेश दीजिए सर। मिर्ची एकजुट थे और उनका मनोबल ऊंचा था। मेरी गांड का ऑर्डर करो। उसने अभी तक जानकारी भी नहीं पढ़ी थी। स्काउटिंग जारी रखें और रक्षात्मक स्थिति बनाए रखें। सभी सैनिक स्टैंड बाय पर हैं। वांग ये सीधा साधा था। सर, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। एक दाढ़ी वाले चिलीर की आवाज तेज और स्पष्ट थी, और एक डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ के रूप में उसकी आभा प्रकट हुई थी। हम पहले से ही नुकसान में हैं। एक बार राक्षस सेना इकट्ठा हो गई, तो हमारे पास फिर कुछ नहीं होगा। क्या मैं जनरल हूँ या आप जनरल हैं? वांग ये दहाड़ें। चीलर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मेरा आदेश मानिए, अपना पक्ष रखिए। वांग ये की आवाज सुरीली और स्थिर थी, जो एक जनरल का आचरण दर्शाती थी। हाँ जनरल, चिलियार्चो ने अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। वांग ये ने चीलों को तंबू से बाहर निकलते देखा। उन्होंने युद्ध सिमुलेशन के बारे में कुछ जानकारी वीडियो से सीखी थी। यह वास्तविक लड़ाई से अलग नहीं था। यदि कोई जनरल अनिर्णायक था, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी और वह जनता को आश्वस्त नहीं कर सका, तो यह अनुवर्ती प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला का कारण बनेगा। उदाहरण के लिए, यदि वह अभी दाढ़ी वाले मिर्ची को स्तब्ध करने में सक्षम नहीं होता, तो हो सकता है कि अन्य मुखिया उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने के लिए एकजुट हो जाते। कई नए स्टार स्तर के परीक्षार्थी, जिन्होंने बड़े तूफानों का अनुभव नहीं किया था, वे पहली दहलीज भी पार नहीं कर सके। उनके लिए ऐसी घटना वास्तव में बहुत सामान्य थी। नीले ग्रह पर उसने अनगिनत लड़ाइयों की कमान संभाली थी। उसने शहर की रक्षा लड़ाइयों, हत्याओं और सफाई का अनुभव किया था। ऐसे अनुभव खेलों में प्राप्त नहीं किए जा सकते। जो लोग कभी युद्ध के मैदान में नहीं उतरे होंगे, उनका स्वभाव इस प्रकार का नहीं होगा। जहां तक डार्क एनर्जी स्तर के बिजली घर की आभा और दबाव की बात है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह बड़ी दाढ़ी वाले चिल्लाट से भी अधिक ताकतवर था। ताकत आत्मविश्वास का स्रोत थी। यह सचमुच कठिन है। वांग ये ने सिर हिलाया। अभी टेंट में मामला 95% से अधिक परीक्षार्थियों को खत्म कर सकता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए। वह जानता था कि वे इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। जरूर कोई समस्या थी। वांग ये ने तुरंत जानकारी की जांच की। उन्होंने मोटे तौर पर दोनों पक्षों की युद्ध क्षमता को समझा। राक्षस सेना इस समय एकत्रित हो रही थी। एक बार जब वे एकत्र हो गए, तो उनके पास मानव सैनिकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। उस समय उनकी संख्या अधिक होगी। चिलियार्च का सुझाव अकारण नहीं था। बस अंत तक बचाव करें। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। राक्षस सेना स्पष्ट रूप से उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही थी। यह अभी भी अज्ञात था कि क्या उनके पास वास्तव में एक बड़ी सेना थी। यदि ऐसा होता भी, तो मनुष्यों के पास बड़ी संख्या में रक्षात्मक हथियार थे, जो राक्षस जाति पर भारी प्रहार करने के लिए पर्याप्त थे। वे निरंतरता के साथ परिवर्तन का सामना करेंगे। हालांकि सबसे अच्छा तरीका जांच पड़ताल करना और फिर उन्हें अलग करना था। फिर भी उसे पहली लड़ाई के लिए कुछ हद तक रूढ़िवादी होना चाहिए। इससे पहले कि वह युद्ध अनुकरण के नियमों को पूरी तरह से समझ सके, उसे कदम दर कदम उठाना था। किसी भी तरह जब तक वह पहला चरण पार कर लेता, उसे 500 अंक मिलते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे खूबसूरती से किया या नहीं। सैनिकों को प्रशिक्षण देना, खुफिया जानकारी का विश्लेषण करना, सैन्य मामलों को संभालना। वांग ये ने जल्द ही अपनी नई पहचान को अपना लिया और एक जनरल के रूप में उनकी पहचान के बारे में अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। ब्लू प्लेनेट के कमांडर होने की तुलना में अब उसे कुछ मामूली मामलों से निपटना पड़ा और सैनिकों को प्रशिक्षण देना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। हालांकि वांग ये पहले प्रशिक्षण सैनिकों के संपर्क में नहीं आए थे, लेकिन उन्हें पता था कि 10 चिलियर्चों ने अपने सैनिकों को कैसे प्रशिक्षित किया था। यह देखकर उन्हें पता था कि ऐसा कैसे करना है। चिलियर्चों से भी उनकी अच्छी बनती थी। इस बार उन्होंने 3 सेनाओं का नेतृत्व किया, जिनमें कुल 30,000 लोग थे। वे अब बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि हमला कर रहे थे। आमने सामने की टक्कर। पहली 3 लड़ाइयों में सैनिकों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता निस्संदेह इस लड़ाई में स्पष्ट थी। वांग ये धीरे-धीरे एक जनरल बनने में बेहतर हो गए। उन्होंने दुश्मन सेनाओं को तितर-बितर करने के लिए चतुराई से जाल बिछाए और कदम दर कदम उन्हें परास्त किया। कई दिनों की गहन लड़ाई के बाद उन्होंने दुश्मन को करीबी जीत से हरा दिया। रैंक 158। उनका स्कोर 5000 अंक पार कर चुका था और उनके सामने केवल 157 लोग बचे थे। हालांकि रैंकिंग महत्वपूर्ण नहीं थी, स्कोर सच था। एक बार जब वह 6000 अंक तक पहुंच गया, भले ही वह पहले स्थान पर न हो, फिर भी वह सैन्य रणनीति विभाग में शामिल हो सकता था। कठिनाई 5। त्रिदलीय अराजक लड़ाई। राक्षस और राक्षस एक ही समय प्रकट हुए। वांग ये ने 100,000 लोगों की सेना का नेतृत्व किया और 7 सितारा जीवन वाले ग्रह के लिए लड़ाई लड़ी। बुद्धि और साहस की लड़ाई। उनके लिए यह वास्तव में चौथे चरण की तुलना में आसान था। उन्होंने शैतानों और राक्षसों के बीच संघर्ष से निपटने के लिए चतुराई से उनका इस्तेमाल किया। मनुष्यों ने कमजोरी का दिखावा किया और हार के बाद उम्मीद के मुताबिक राक्षसों और राक्षसों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और वे लड़े और एक दूसरे को मार डाला। राक्षस थोड़े कमजोर हो गए थे और उनकी जीवन शक्ति को बहुत क्षति पहुंची थी। उन्हें वांग ये द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिन्होंने अंततः सेना की ताकत शैतान जाति से निपटने पर केंद्रित की। उन्होंने कठिन जीत हासिल की। रैंक 11। जितना अधिक स्कोर, उतने कम उम्मीदवार। 5वें चरण को पार करने के बाद वांग ये को 5559 अंक मिले थे। उनके सामने मात्र 10 परीक्षार्थी थे। हालांकि इन 10 परीक्षार्थियों को 6000 का आंकड़ा पार करने का मौका नहीं मिल सकता है, बल्कि वे पिछली लड़ाई के बाद पहले ही जा चुके होंगे। आखिरी दौर, वांग ये लड़ने की भावना से भरे हुए थे। हालांकि युद्ध अनुकरण में कुल 8 चरण थे। कठिनाइयां 7 और 8 को असंभव लड़ाई के रूप में जाना जाता था। जिन परीक्षार्थियों ने कठिनाई 8 उत्तीर्ण की, उन्हें सर्वोच्च श्रेणी चतुर्थ श्रेणी सुप्रीम ह्यूमन अकादमी में सीधे पदोन्नत होने के लिए किसी अन्य परिणाम की आवश्यकता नहीं थी। कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। कठिनाई 6 भी शोधन स्तर की कठिन थी। 8 सितारा जीवन वाले ग्रह की रक्षा के लिए उसे 1 लाख अकेले सैनिकों का नेतृत्व करना था। उन्हें लाखों की संख्या में राक्षसों और राक्षसों की एक अंतहीन सेना का सामना करना पड़ा। बचने की कोई संभावना नहीं थी। वांग ये ने वह सब कुछ किया जो वह सोच सकता था, लेकिन दुश्मन अभी भी स्टील बोर्ड की तरह ठोस था। वह नहीं जानता था कि इससे कैसे निपटा जाए। क्या उसे 8 सितारा जीवन ग्रह से भाग जाना चाहिए और मदद लेनी चाहिए,
या क्या उसे ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करनी चाहिए? यदि उसने पहले को चुना तो इसका अंत हर तरफ से घात में होगा, जहां हर जगह खतरा छिपा होगा। बाद वाला भी उतना ही निराशाजनक था। अंत में उसने रुकने का फैसला किया। पूर्व की तुलना में बाद वाले के पास अधिक संभावना थी। 8 सितारा जीवन ग्रह पर शक्तियों के साथ मिलकर उसने योद्धाओं की भर्ती की, राक्षस और शैतान सेनाओं को लगातार परेशान किया, धुआं बम भेजे, लड़ाई में देरी की और तर्कसंगत रूप से रक्षा सुविधाओं का उपयोग किया। वांग ये कायम रहे। ऐसा लगा मानो वह 3 राज्यों में लोयांग की रखवाली कर रहा हो। यह बेहद दुख था। राक्षसों और राक्षसों की एक के बाद एक लहरें आगे बढ़ती गईं। विरोध करना कठिन था। अंत में वांग ये को कोई सुदृढ़ीकरण नहीं मिला। चालें खत्म होने के बाद उन्होंने आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ी और अपनी दृढ़ युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। इसका स्कोर से कोई लेना देना नहीं था। यही असली था। वह अभी भी वैसा ही था जैसा वह नीले ग्रह पर था। उसके सामने का दृश्य बदल गया और वह आभासी मूल्यांकन बिंदु पर लौट आया। आखिरकार यह खत्म हो गया, भले ही वह अंतिम चरण में असफल रहे। वांग ये को इसका अफसोस नहीं हुआ। इस लड़ाई या अधिक सटीक रूप से 6 लड़ाइयों के अनुकरण ने उन पर गहरी छाप छोड़ी और उन्हें कई चीजें सीखने की अनुमति दी। अब उसे सैन्य शिविर और लौकिक युद्ध की बेहतर समझ हो गई थी। इतना ही काफी था। हालांकि इस बार वह असफल हो गया। 3 साल बाद वह निश्चित रूप से इसमें शामिल होने में सक्षम होगा। वांग ये ने अपना सिर उठाया और शांति से स्क्रीन पर अंतिम स्कोर को देखा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, जिससे आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। कुल स्कोर 6006। मेरी रैंक 11। वह पास हो गया। कैसे? वांग ये को ऐसा लगा मानो वह सपना देख रहा हो। दूसरे शब्दों में वन को अभी लड़ाई में 447 अंक मिले हैं। वांग ये तुरंत समझ गए। वह अंतिम चरण पार करने से केवल एक कदम दूर रह गया था। यदि वह अपने सैनिकों का नेतृत्व करने में बेहतर होता और उसकी व्यवस्थाएं अधिक सावधानीपूर्वक होती, तो वह सुदृढ़ीकरण आने तक जीवित रहने में सक्षम होता। उनके पास अभी भी अनुभव की कमी थी। अन्यथा वह यह अनुभव करने में सक्षम हो सकता था कि पौराणिक कठिनाई स्तर 7 किस प्रकार की लड़ाई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी वर्तमान क्षमताएं मूल्यांकन के लिए पर्याप्त थीं। 6006 अंकों के साथ उसने प्रवेश स्कोर को पार कर लिया था। इस बार रैंकिंग तुरंत दिखाई दी, जिसका मतलब है कि लड़ाई पूरी करने वाला वन आखिरी व्यक्ति रहा होगा। वांग ये अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और बिना किसी दुर्घटना के अपनी क्षमता प्रदर्शित की। उन्होंने छठा चरण सिर्फ इसलिए पास नहीं किया क्योंकि वह पर्याप्त सक्षम नहीं थे। इसके बाद वांग ये मूल्यांकन कक्ष में लौट आए। सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन पूरा होने के बाद ही सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी का मूल्यांकन समाप्त होगा। फिर जो लोग पास हुए वे एक साथ ब्रह्मांडीय आभासी दुनिया में प्रवेश करेंगे और चले जाएंगे। अभी भी कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जिनका काम पूरा नहीं हुआ था। वांग ये जल्दी में नहीं थे। हॉल में सैन्य रणनीति से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां थीं। विभाग बगल में परीक्षार्थियों की ऐतिहासिक रैंकिंग प्रदर्शित की गई। पहले स्थान पर 12000 अंक थे और उनमें से एक से अधिक थे। शीर्ष 10000 परीक्षार्थियों में अंतिम स्थान पर 11000 अंक थे और काफी कुछ उस रैंक पर बराबरी पर थे। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, वांग ये ने आह भरी। 12000 अंक का क्या मतलब है? इसका मतलब था कि उन लोगों को सभी 4 मूल्यांकनों के लिए पूर्ण अंक मिले और उनके तीसरे मूल्यांकन के सभी 20 राउंड न्यू स्टार स्तर की ताकत के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। यह बस अकल्पनीय था। 11000 अंक युद्ध सिमुलेशन मूल्यांकन के सभी चरणों को पारित करने के अलावा निम्न श्रेणी के कॉस्मिक लाइफ फॉर्म के स्तर पर लगातार 20 कठिनाई स्तरों को पार करने के बराबर थे। इन शीर्ष ब्रह्मांडीय प्रतिभाओं के लिए प्रतियोगिता पूर्ण अंक प्राप्त करने के बारे में नहीं थी, बल्कि तीसरे परीक्षण के 20 चरणों को खूबसूरती से कैसे पार किया जाए इसके बारे में थी। क्या वे उम्मीद कर रहे हैं कि मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी यह दिखाकर अहंकारी और आत्मसंतुष्ट नहीं होंगे कि कोई बेहतर होगा? वांग ये मुस्कुराए और फिर सैन्य रणनीति विभाग की सामग्रियों को पढ़ना शुरू किया। समय बीतता गया क्योंकि वह सैन्य रणनीतियों के उदाहरणों में डूब गया और उसे बहुत फायदा हुआ। वास्तव में उस युद्ध से मिलता जुलता एक उदाहरण था जहां वह अभी हार गया था। जनरल की रणनीति अपने सैनिकों की शानदार क्षमताओं के साथ घेरे से बाहर निकलने और सुदृढ़ीकरण के साथ मिलकर अंत में 8 सितारा जीवन ग्रह को वापस लेने की थी। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं था। बेशक सैन्य रणनीतियों पर कोई पाठ्यपुस्तक नहीं थी। युद्ध का मैदान जोखिम भरा था और हर चीज में सुधार करना पड़ा। तभी वांग ये के सामने अचानक उल्टी गिनती शुरू हो गई और वह थोड़ा अचंभित हो गया। जल्द ही दृश्य बदल गया। उन्होंने मानव आभासी ब्रह्मांड को छोड़ दिया और खुद को आभासी मूल्यांकन कक्ष में वापस पाया। अन्य परीक्षार्थियों के हैरान चेहरों से उसे यह एहसास हुआ कि उसे उन्हें देखे हुए कई जीवन बीत गए हैं। निराश भावों ने एक कभी न खत्म होने वाली पुस्तक का निर्माण किया। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। अचानक प्रकाश की 2 किरणें उतरी। वे वांग ये और शिनरान पर उतरे, जिससे तुरंत उनके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। आसपास की भीड़ आश्चर्य से हांफने लगी। कई अनुभवी परीक्षार्थियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वास्तव में इस बैच में 2 को स्वीकार किया गया था। हे भगवान, यह पहली बार है जब मैंने 2 सफेद रोशनी को एक ही समय में उतरते देखा है। ऐसा लगता है कि वे एक साथ आ गए हैं। वे वास्तव में सौंदर्य और जानवर हैं। ईर्ष्या और आक्रोश की भावनाएं उमड़ पड़ी। सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश पदानुक्रम को पार करने की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही यह सबसे आम विशेषज्ञता हो, स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद कोई भी एक स्थिर नौकरी पा सकता है और सितारा लौकिक नागरिक का दर्जा प्राप्त कर सकता है, खुद को पूरी तरह से ढाल सकता है। बेशक वांग ये और शिन रैंक के वर्तमान नागरिकता स्तर के साथ वे पास होते ही एक सितारा लौकिक नागरिक बन गए। सैन्य रणनीति विभाग में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि उनके सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित कई अनुयायी भी अंदर नहीं जा सके। इस बार यह तो अच्छी बात थी कि उसने अनजाने में ऐसा किया, लेकिन यह एक वरदान साबित हुआ। क्या हमें उसे भर्ती कर लेना चाहिए महाराज? महिला सहायक ने पूछा। यूनलाई आई मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। बस उसे बधाई देने के लिए एक संदेश भेजें। साथ ही उसकी नागरिकता का दर्जा बढ़ाकर मध्यम वर्ग का नागरिक कर दें। जी श्रीमान, महिला सहायक ने उत्तर दिया। मुझे याद है उसके 2 साथी हैं ना? यूनलाई आई ने एक पल के लिए सोचा। जी महाराज, जब आप वहां हों तो उनकी नागरिकता अपग्रेड करें। ठीक है। क्या सचमुच उसे भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है सर? महिला सहायक ने फिर पूछा। यूनलाई आई ने अपना सिर हिलाया। उनके जैसा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए पैदा हुआ था। एक बार जब उसे सुरक्षा मिल जाती है और वह दबाव खो देता है तो उसके लिए खुद को खोना और आगे बढ़ना बंद करना आसान होता है। उसे अपनी किस्मत आजमाने दें और अंधेरे में उसकी मदद करें। इसके अलावा हम उसका उपयोग केवल सैन्य रणनीति विभाग से स्नातक होने के बाद ही कर सकते हैं। हाँ मिलॉर्ड। वे दोनों मूल्यांकन स्थल से एक साथ निकले। वांग ये ने शिन रैंक की झिझक भरी अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सके। तुम क्या पूछना चाहते हो? आगे बढ़ो। आप क्या आप सर्वोच्च मानव अकादमी जाएंगे? शिन रैंक ने वांग ये की ओर देखा और धीरे से पूछा। वांग ये ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन भविष्य के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्यों? जिन रैंक को समझ नहीं आया। जब तक आप सफलतापूर्वक स्नातक हैं, आप 2 सितारा लौकिक नागरिक बने रहेंगे। यह बहुत लंबा है। इसमें 100 साल लगेंगे। वांग ये ने कहा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। जब वे स्नातक हुए तब तक उनकी पत्नियां बूढ़ी औरतें बन चुकी थीं। इसके अलावा यह सिर्फ ग्रेजुएशन था।
सबसे पहले उसके पास कोई उपलब्धि अंक नहीं होगा। दूसरा, उसके पास पैसे नहीं होंगे। वह ब्लू प्लेनेट कैसे खरीद सकता है? सिर्फ चेहरे के लिए। यह उसके लिए उपयुक्त रास्ता नहीं था, या यूं कहें कि इस स्तर पर यह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। मैं देख रहा हूँ। शिन रैन बहुत होशियार था और उसने सिर हिलाया। 3 साल तक साथ रहने के बाद वह वांग ये के व्यक्तित्व को जानती थी। वह अपनी बात का पक्का आदमी था और सिर्फ उसकी बातों से पीछे नहीं हटता था। इसके अलावा, क्या आप नहीं जा रहे हैं? वांग ये हंसे। क्या आपने यह भी नहीं कहा कि आप ब्रह्मांडीय वित्त विभाग की प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या यह सिर्फ मेरे लिए अपने निवेश को बिखेरना और जोखिमों से बचना नहीं है? बकवास। तो क्या आप अपना छात्र दर्जा बनाए रखने की योजना बना रहे हैं? शिन रैन हंसे और वांग ये की ओर देखा। वांग ये ने सिर हिलाया। छात्र का दर्जा 10 साल तक रखा जा सकता है। इस अवधि के दौरान अगर मेरे पास समय हो तो मैं सैन्य रणनीति विभाग में कुछ ऑनलाइन पाठ ले सकता हूँ। सिर्फ सुनना और सीखना इतना बुरा नहीं है। लेकिन 3 वर्षों के बाद आपकी सितारा लौकिक नागरिक स्थिति समाप्त हो जाएगी। जिन रैन ने चिंतित होकर कहा। क्या कोई फिर से मूल्यांकन नहीं ले सकता? वांग ये बहुत निश्चिंत थे। यदि वह इस समय मिल सका तो 10 वर्ष बाद क्या होगा? 7000 अंक प्राप्त करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा 10 साल बहुत कुछ करने के लिए काफी थे। संभवतः तब तक उन्हें स्थायी सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक का दर्जा प्राप्त हो चुका होगा। वे स्टार ट्रैवलर इन में लौट आए। जब अन्य लोगों ने सुना कि वांग ये ने सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश किया है तो वे दोनों अवाक रह गए। नानते ने विशेष रूप से वांग ये को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। वह वास्तव में एक बुरा छात्र था, लेकिन उसने सोचा था कि वांग ये उसका साथी था। क्या यह केवल उसकी कल्पना थी? क्या वह अकेला व्यक्ति था जो पढ़ाई में खराब था? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी नागरिकता अचानक बदल गई। मैं एक सामान्य नागरिक से एक मध्यम वर्ग का नागरिक बन गया। लिंगलिंग अपने गोरे और बेदाग पैर हिलाते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसकी नागरिकता बदल गई। वांग ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह देखने के लिए एजियोर माउंटेन वर्चुअल वर्ल्ड में दाखिल हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, उनकी नागरिकता भी बदल गई थी। वह अब एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन का एक मध्यम श्रेणी का नागरिक था, जिसने आभासी दुनिया में उसके अधिकार को और भी अधिक बढ़ा दिया। शिन रैन ने कहा, यूनलाई आई की महिला सहायक ने मुझे अभी एक संदेश भेजा है, जिसमें आपको सैन्य रणनीति विभाग में शामिल होने के लिए बधाई दी गई है। उसने गुप्त रूप से आपकी नागरिकता को उन्नत करने में आपकी मदद की होगी। मेरे लिए उसे धन्यवाद। वांग ये ने सिर हिलाया। हालांकि अब उसे पहचान की जरूरत नहीं रही, फिर भी उसे एहसान याद रहेगा। उसने होलोग्राफिक हेलमेट लिया और उसे पहन लिया। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी में प्रवेश करने पर उसकी पहचान सत्यापित हो गई थी और अब वह सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक था। अब उसके पास मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने की योग्यता थी। मानव आभासी ब्रह्मांड 7 सर्वोच्च गुटों में से एक था। इसने संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहा था वे मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते थे। यह ऐसा था मानो एक भंवर ने उसे एक नई दुनिया में खींच लिया हो। वांग ये पहले से ही इस प्रक्रिया से बहुत परिचित थे, क्योंकि पिछले मूल्यांकन के दौरान उन्हें एक बार पहले ही इसका अनुभव हो चुका था। अंतर यह था कि इस बार वह स्टार ब्रह्मांडीय नागरिक के रूप में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने अपनी पहचान को बांध लिया। कोई आभासी छवि नहीं थी। वह पूरी तरह से खुद था। यदि वह नहीं जानता था कि यह आभासी ब्रह्मांड है, तो यह वास्तविकता से अलग नहीं था। आदरणीय एलस्टार कॉस्मिक नागरिक, ह्यूमन वर्चुअल कॉस्मिक में आपका स्वागत है। मैं वर्चुअल अल्जियो हूँ। वन सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत जानकारी फाइल बनाएगा। एक आवाज गूंजी और एक द्विआयामी चंचल लड़की की छवि सामने आई। वांग ये की निजी जानकारी उनके सामने आ गई। अपनी पहचान बताने के बाद अधिकांश श्रेणियां भर दी गई थीं, केवल कुछ विवरण पूरा करना बाकी था। इसे बहुत जल्दी पूरा कर लिया गया। कॉस्मिक बैंक वर्चुअल खाते से जुड़ा हुआ है। जियोयू की आवाज आई। चालू खाता स्वचालित रूप से लिंक हो गया है। वांग ये आश्चर्यचकित थे। उनकी व्यक्तिगत जानकारी के छोटे वॉलेट आइकन में उनका शेष 0 आभासी सिक्के था। आभासी सिक्का क्या है? वांग ये ने पूछा। जियोयू ने उत्तर दिया, आभासी सिक्के मानव आभासी ब्रह्मांड की सामान्य मुद्रा है। 1 आभासी सिक्का 1 ब्रह्मांडीय डॉलर के बराबर है। 1 आभासी क्रिस्टल 1 डार्क क्रिस्टल के बराबर है। क्या आप अपने पैसे को आभासी मुद्रा में बदलना चाहते हैं? क्या कोई हैंडलिंग शुल्क है? वांग ये ने कहा। जियोयू ने कहा, रूपांतरण के लिए कोई हैंडलिंग शुल्क नहीं है। निकासी शुल्क 1% है। वांग ये ने सिर हिलाया। मुझे मानव आभासी ब्रह्मांड से परिचित कराएं। मानव आभासी ब्रह्मांड 7 बड़े आभासी दुनिया और अनगिनत छोटे आभासी दुनिया में विभाजित है। प्रत्येक ब्रह्मांडीय नागरिक के पास एक छोटी आभासी दुनिया है। क्या अभी रात के 1 बजे यही हैं? वांग ये ने पूछा। वहां कुछ भी नहीं था। जियोयू ने कहा, इंटरफेस में तैयार मॉडल उपलब्ध हैं। आप अपना खुद का निर्माण करने के लिए सामग्री भी खरीद सकते हैं। चाहे वह सामग्री हो या मॉडल, वे सभी मुफ्त हैं। वे काफी विचारशील थे। वे जानते थे कि वह मुफ्तखोर था। वांग ये ने इंटरफेस खोला और लापरवाही से एक ग्रह मॉडल चुना। आसपास सब कुछ तुरंत बदल गया। ऐसा लगता था मानो वह किसी अंतरताकीय दुनिया में था। ब्रह्मांड के तारों भरे आकाश में तैर रहा था। यह बेहद यथार्थवादी था। उन्होंने पेड टेम्पलेट रैंकिंग पर क्लिक किया। सूची के शीर्ष पर 3 महलों, 6 न्यायालयों और 72 उपपत्नी नामक एक निश्चित विकृत व्यक्ति द्वारा बनाया गया एक टेम्पलेट था। कीमत 1 आभासी सिक्के की थी, लेकिन इसे पहले ही बहुत सारे खरीदार खरीद चुके थे। शून्य अनगिनत थे। जैसा कि अपेक्षित था, विकृत होना उत्पादकता के लिए नंबर 1 प्रेरणा थी। उन्होंने रैंकिंग की जांच की। छोटी आभासी दुनिया को 1 से 9 सितारों में विभाजित किया गया था। केवल मानव आभासी ब्रह्मांड की मंजूरी के साथ ही इसे एक बड़ी आभासी दुनिया में अपग्रेड किया जा सकता है। जिस एजियोर माउंटेन वर्चुअल वर्ल्ड में उसने पहले प्रवेश किया था, वह छोटी आभासी दुनियाओं में से एक थी। मून वेव रेड रिवर्स मॉल वर्चुअल वर्ल्ड में एक छोटा प्लगइन था। छोटी आभासी दुनिया में करोड़ों प्लगइन फंक्शन थे। जो कुछ भी कोई सोच सकता था, वह उनके पास था। एक्सेस अधिकारों को सेटिंग इंटरफेस में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। वांग ये ने अपनी छोटी आभासी दुनिया को अपने दोस्तों के अलावा अन्य लोगों के लिए उपयोग करना असंभव बना दिया था। हालांकि इस समय उनका कोई दोस्त नहीं था। 7 बड़ी आभासी दुनियाएं कौन सी हैं? वांग ये ने पूछा। 7 मानव सर्वोच्च गुट, जिनकी संख्या 17 है। हर कोई प्रवेश कर सकता है, जियोयू ने कहा। N0.1 मानव आभासी ब्रह्मांड है, जो मुख्य आभासी दुनिया भी है। इसमें सबसे पूर्ण कार्य हैं। आप वहां रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और दोस्त बना सकते हैं। साथ ही मुख्य आभासी दुनिया के प्रवेश द्वारों के माध्यम से अन्य छोटी आभासी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। आप कुछ कार्यों को अपनी छोटी आभासी दुनिया में भी कॉपी कर सकते हैं। नंबर 2 कॉस्मिक बैंक है, जहां आप सभी प्रकार के वित्तीय संबंधित व्यवसाय, निवेश, वित्त, व्यापार आदि को संभाल सकते हैं। लियोहे प्राइवेट बैंक, हुआन्यू चैंबर ऑफ कॉमर्स और डिवाइन वेपन हेवनली आर्मरी जैसे शीर्ष गुटों के प्रवेश द्वार यहां हैं। नंबर 3 सभ्यता अनुसंधान संस्थान है। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी और कॉस्मिक 1.1 एकेडमी के पाठ्यक्रम यहां हैं। आप खुद को बेहतर बनाने के लिए सैन्य रणनीति विभाग में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं यहाँ कई शैक्षणिक और शोध विषय भी हैं। यह सबसे अधिक विद्वानों वाला क्षेत्र है। नंबर 4 प्राइमर्डियल स्टार है, जो ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और अज्ञात हिस्सा है। यह सबसे अधिक जानकारी और पुस्तकों वाला स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड के प्रकट होने से पहले आदि तारा अस्तित्व में था। यह बहुत कीमती है। आभासी दुनिया ने प्राइमर्डियल स्टार के वास्तविक शरीर का एक अरबवां हिस्सा पेश किया है।
यह एक उत्कृष्ट साधना स्थल है। नंबर 5 मार्शल एक स्ट्रीम डोजो है जो सभी ब्रह्मांडीय योद्धाओं के लिए एकत्रित होने का स्थान है। आप वहां अभ्यास, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आदि कर सकते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो न केवल आप मजबूत लोगों के सबक सुन सकते हैं, बल्कि उन्हें करीब से देख भी सकते हैं। एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना भी संभव है। नंबर 6 बेबेल का एबिलिटी टावर है जो आरटीएल एक स्ट्रीम डोजो का कट्टर दुश्मन है। यह वह जगह है जहां सभी क्षमता वाले उपयोगकर्ता इकट्ठा होते हैं। कुल 7 टावर हैं। बाहरी 6 टावर 6 प्रकार के क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को समर्पित हैं। बीच में सबसे बड़ा टावर कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी टावर है जो सबसे अधिक क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को इकट्ठा करता है। नंबर 7 वध की अनंत दुनिया है। यह सबसे क्रूर परीक्षण हत्या क्षेत्र और अखाड़ा है। साथ ही कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन और किंग मर्सिनरी एलायंस ने यहाँ प्रवेश द्वार स्थापित किए हैं। चाहे वह अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाना हो या मिशन स्वीकार करना हो, आप इसे चूक नहीं सकते। यदि आप 7 सर्वोच्च गुटों में शामिल होने में रुचि रखते हैं, तो आपको आभासी दुनिया की घोषणाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वांग ये पहले से ही मुख्य आभासी दुनिया का प्रवेश द्वार देख सकते थे। नंबर 2 कॉस्मिक बैंक था। N.3 सभ्यता अनुसंधान संस्थान था। नंबर 4 प्राइमर्डियल स्टार था। N.5 मार्शल एक स्ट्रीम डोजो था। नंबर 6 बेबेल का एबिलिटी टावर था और नंबर 7 वध की अनंत दुनिया थी। मानव जाति के 7 सर्वोच्च गुट। प्रत्येक सर्वोच्च गुट की अलग-अलग विशेषताएं और खूबियां थीं। मानव आभासी ब्रह्मांड को शामिल करते हुए उनमें से प्रत्येक ने भूमि के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया। मानव का आभासी ब्रह्मांड बहुत विशाल है। वांग ये ने आह भरी। और ये तो थे 7 बड़े आभासी संसार। अभी भी अनगिनत छोटी-छोटी आभासी दुनियाएं थीं जिनमें प्रवेश किया जा सकता था। ठीक नीचे विभिन्न रैंकिंग और परिचय थे। 7 बड़ी आभासी दुनियाओं के नीचे कई शॉर्टकट स्थापित किए जा सकते हैं। स्मॉल वर्ल्ड नंबर 8 क्या है? वांग ये बहुत जिज्ञासु थे। जियोयू ने कहा 18 मानव शीर्ष गुटों में से असंख्य दौड़ वेश्यालय। यह सभी छोटी दुनियाओं के बीच उच्चतम समग्र स्कोर वाला एक है। मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। जियोयू ने कहा मानव आभासी ब्रह्मांड में सभी इंद्रियां वास्तविकता के समान ही हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। वांग ये ने इसके बारे में सोचा। जियोयू ने कहा आप इसे सीमित समय के लिए मुफ्त में आजमा सकते हैं। उसने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? मैं शॉर्टकट प्रवेश द्वार फिर से कैसे स्थापित करूं? यह बहुत सरल था। वांग ये ने छोटी दुनिया नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 को सुंदर दिखाने के लिए एक शॉर्टकट प्रवेश द्वार स्थापित किया। स्मॉल वर्ल्ड नंबर 9 18 मानव शीर्ष गुटों का बीच सुप्रीम कैसीनो था। सभी छोटी दुनियाओं में इसकी प्रोसेसिंग फीस सबसे अधिक थी। स्मॉल वर्ल्ड नंबर 10 सबसे बड़ा ऑनलाइन गेम इटर्नल रीइंकार्नेशन था। यह सभी छोटी दुनियाओं में सबसे लोकप्रिय खेल था और ऐसा खेल था जहां वैश्विक नागरिक सबसे अधिक समय ऑनलाइन बिताते थे। बड़ा डेटा झूठ नहीं बोलेगा। वांग ये ने आह भरी। लौकिक मानव और ब्लू प्लैनेट के मानव में कोई अंतर नहीं था। उनकी निजी छोटी सी दुनिया का नंबर तय था और उसमें बदलाव नहीं होगा। जहां तक ब्रह्मांडीय राष्ट्रों द्वारा स्थापित गुटों, परिवारों और छोटी दुनियाओं की रैंकिंग का सवाल है, एक व्यापक स्कोर और रैंकिंग होगी। जितनी अधिक रैंकिंग, उतना अधिक लोकप्रिय। कुछ हद तक यह विभिन्न गुटों और ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की ताकत का भी प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए 10 महान शाश्वत साम्राज्यों को स्टारफील्ड साम्राज्यों की तुलना में उच्च स्थान दिया गया था, जो बदले में ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की तुलना में अधिक मजबूत थे। वहां मूलतः कोई प्रतिबंध नहीं था और कोई भी सीधे प्रवेश कर सकता था। आखिरकार लोकप्रियता बहुत महत्वपूर्ण थी। वांग ये ने स्मॉल वर्ल्ड नंबर 8 से प्रयास करना शुरू किया। खराब समीक्षा ने शुल्क परीक्षण पर कई प्रतिबंध थे और यह केवल 2 मिनट तक चला। क्या बकवास है। हालांकि वह फिर भी बाहर आ गया। हाँ, वह छोटी सी दुनिया से बाहर आया था क्योंकि धन दबाव डाल रहा था। कोई भर्ती घोषणा नहीं है। वांग ये मुख्य आभासी दुनिया में खड़े थे। N.1 बहुत से मनुष्य आ जा रहे थे, साथ ही संबद्ध जातियों के सदस्य भी। मुख्य आभासी दुनिया ने मनुष्यों को संबद्ध जातियों से प्रतिबंधित नहीं किया। वहां केवल लौकिक नागरिकों का पदानुक्रम था। एल स्टार ब्रह्मांडीय नागरिकों पर कई प्रतिबंध थे। ऐसा कहा जा रहा है कि एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन की छोटी आभासी दुनिया की तुलना में यह बहुत बेहतर था। क्या आप भी मानव आभासी ब्रह्मांड के प्रतिभाशाली चयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? गोल चेहरे और छोटी आंखों वाले एक युवक ने अचानक पूछा। हाँ मैं हूँ, वांग ये ने लापरवाही से उत्तर दिया। मैं भी, युवक ने आह भरी। लेकिन वे इसे हर युग में केवल एक बार ही धारण करते हैं। मैं इस वर्ष 17 वर्ष का हूँ। जब तक वे इसे दोबारा पकड़ेंगे 1115 वर्ष पुराने होंगे। उन्हें 5000 साल तक इंतजार करना पड़ा, जैसा कि एक मानव सर्वोच्च गुट से अपेक्षा की जाती है। आप बहुत आश्वस्त दिखते हैं। वांग ये ने उसकी ओर देखा। दूसरे पक्ष ने उसकी आभा पर लगाम लगा दी थी, इसलिए उसकी शक्ल से यह बताना असंभव था कि वह कितना मजबूत था। अवश्य, मेरे कई साथी मेरे मुकाबले के नहीं हैं, युवक ने गर्व से सिर उठाया। हालांकि मैं केवल एक डार्क एनर्जी लेवल 8 योद्धा हूँ। मेरी क्षमता 9 सितारों जितनी ऊंची है। 17 साल की उम्र, डार्क एनर्जी लेवल 8। प्रभावशाली, वांग ये ने प्रशंसा की। आप और भी अधिक शक्तिशाली हैं। प्यारे युवक ने चौड़ी आंखों से वांग ये को देखा। आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आप सर्वोच्च मानव अकादमी के सैन्य रणनीति विभाग में कैसे पहुंचे? आप कैसे जानते हो? वांग ये स्तब्ध रह गए। युवक ने कहा मुख्य आभासी दुनिया में सितारा और उससे ऊपर के लौकिक नागरिक निम्न स्तर के लौकिक नागरिकों की बुनियादी जानकारी जैसे नाम, उम्र, मूल देश और अन्य की जांच कर सकते हैं। इससे दोस्त बनाना आसान हो जाता है। तो यह ऐसा ही था। वांग ये शर्मीले नहीं थे। वह मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ दोस्त बने। मैं वांग ये हूँ। जी डानली, बस मुझे डानली कहो। मैं पोम्पेई साम्राज्य से हूँ। जी डानली हंसे, उनकी आंखें दरारों में बदल गईं। स्टारफील्ड साम्राज्य से कोई? तथाकथित स्टारफील्ड साम्राज्य सुपर राष्ट्र थे जो संपूर्ण स्टारफील्ड पर पूरी तरह से शासन करते थे। उदाहरण के लिए ताशी सरफील्ड को लें, जिसमें 105 ब्रह्मांडीय राष्ट्र थे। इससे लड़ने और सभी देशों को एक में मिलाने के साथ साथ स्टारफील्ड में सभी राक्षसों और शैतानों को मारने के बाद ही गुट को स्टारफील्ड साम्राज्य कहा जा सकता है। मानव ब्रह्मांड में 80,000 से अधिक तारा क्षेत्र साम्राज्य थे। मैंने अभी अभी मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया है। मैं अभी भी खुद को परिचित कर रहा हूँ। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद वांग ये ने अपना पहला दोस्त जोड़ा। ऐसा करने के बाद वह दूसरे पक्ष की बुनियादी जानकारी की जांच कर सकता है। अभी अभी महान ब्रह्मांडीय संसार में प्रवेश करने के बाद उसके जितने अधिक मित्र होंगे उतना अच्छा होगा। खासतौर पर इसलिए क्योंकि इस छोटे मोटू ने उससे दोस्ती करने की पहल की और वह काफी दयालु लग रहा था। तो आपको देखने के लिए स्मॉल वर्ल्ड नंबर 8 पर जाना होगा। मुझे पहले नहीं पता था कि वहाँ इतनी अच्छी जगह थी। जी डानली ने उत्साह से कहा। यह बहुत आकर्षक है। समान रुचियां। वांग ये की आंखें चमक उठीं। उन्होंने खेदपूर्वक कहा यह अफसोस की बात है कि परीक्षण बहुत छोटा है। जी डानली स्तब्ध रह गया। यह मेरे लिए नहीं था। बहुत समय था। एक सितारा लौकिक नागरिक भी इस पहलू में लाभ प्राप्त कर सकता है। जी डानली ने अपना सिर ऊंचा रखा और अपनी छाती फुला ली। मैं हर बार 60 सेकंड से अधिक समय तक टिक सकता हूँ। मेरी उम्र के बहुत से लोग मेरी तुलना नहीं कर सकते। वांग ये अवाक थे। उसके लिए दोबारा जाना भी काफी था। वैसे क्या आपने अपनी क्षमता का परीक्षण किया है? जी डानली ने अचानक पूछा। मैं ऐसा कैसे करूं? वांग ये ने पूछा। मुख्य आभासी दुनिया एक पिरामिड की तरह थी जिसमें कुल 10 स्तर थे।
एक एल स्टार ब्रह्मांडीय नागरिक केवल स्टार विश्व क्षेत्र के भीतर ही जा सकता है। ए सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक सितारा विश्व क्षेत्र, साथ ही एल सितारा विश्व क्षेत्र इत्यादि में घूम सकता है। यहाँ तक कि एक सितारा विश्व क्षेत्र भी बहुत बड़ा था, जिसका व्यास 1 अरब प्रकाश वर्ष था, जिससे इसका आकार 10 ताशी स्टारफील्ड के बराबर हो गया। विश्व क्षेत्र के केंद्र में एक टेलीपोर्टेशन स्तंभ था जो ऊपरी और निचले तारा क्षेत्रों को जोड़ता था। फिर इसे रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 और सबसे बाहरी रिंग 10 में विभाजित किया गया। जो जितना आगे बढ़ता गया, घरों और सामानों की कीमतें उतनी ही सस्ती होती गईं। मुख्य आभासी दुनिया अपने आप में सबसे बड़ी नकली वास्तविकता वाली दुनिया है। वांग ये ने अपने आसपास के छोटे घरों, गगनचुंबी इमारतों और अजीब इमारतों को देखा। वे सभी अद्वितीय थे। सड़क पर बहुत से मनुष्य थे, जिनमें संबद्ध जातियों के लोग भी शामिल थे। यह बहुत जीवंत था। वास्तविक दुनिया की तुलना में यहाँ समय प्रवाह तेज वन था, इसलिए यह बहुत लोकप्रिय था क्योंकि मुख्य आभासी दुनिया में रहने से किसी का जीवनकाल 10 गुना बढ़ सकता था। वांग ये को स्वाभाविक रूप से यहाँ घर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वह इसे वहन नहीं कर सकता था। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। त्वरित टेलीपोर्टेशन। प्रत्येक टेलीपोर्टेशन 1 प्रकाश वर्ष का था। वांग ये ने मानचित्र का अनुसरण किया और तुरंत निकटतम संभावित परीक्षण द्वार ढूंढ लिया। यह संभावित परीक्षण क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। एक सितारा विश्व क्षेत्र में ऐसे अनगिनत प्रवेश द्वार थे। थर्ड, वांग ये ने कदम रखा। यह एक आयामी मार्ग से गुजरने जैसा था। अगले कदम के साथ उसने एक राजसी तारों वाली दुनिया में प्रवेश किया। वह तारों से घिरा हुआ था, लेकिन वे असली नहीं थे। वे इंसान थे जो उसकी तरह अपनी क्षमता का परीक्षण करने आए थे। कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं थी। वह तुरंत अपनी क्षमता का परीक्षण कर सकता था। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर प्रत्येक दिशा में अज्ञात आकाश की ओर जाने वाली सीढ़ियां बनाई गई थीं। वे योद्धा सीढ़ी, योग्यता उपयोगकर्ता सीढ़ी, इच्छाशक्ति सीढ़ी और विशेष सीढ़ी थे। संभावित परीक्षण केवल संदर्भ के लिए है। अपने पैरों को जमीन पर रखकर खेती करना ही विशेषज्ञ बनने का एकमात्र तरीका है। उसके सामने एक चमकीला नोटिफिकेशन आया। इसमें प्रत्येक संभावित रेटिंग का अर्थ सूचीबद्ध किया गया है। जी डेनली द्वारा उल्लिखित 9 सितारा क्षमता का मतलब था कि वह ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ बन सकता है। हालांकि उनके लिए ब्रह्मांड की उच्च आयामी शक्ति प्राप्त करने और पुनर्जन्म चक्र को चुनौती देने के बाद एक अमर जीवन रूप बनने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। 9 सितारों से अधिक की क्षमता होना संभावित परीक्षण क्षेत्र में उच्चतम रेटिंग थी। आइए पहले विशेष सीढ़ी पर चलें। वांग ये ने उत्तरी द्वार में प्रवेश किया, जहां वह परीक्षण कर सकता था कि क्या उसके पास कोई विशेष प्रतिभा है। उनमें से अधिकांश गैर लड़ाकू प्रतिभाएं थीं, जैसे स्थानिक डिजाइन, पेंटिंग और रचनात्मकता। यदि विशेष सीढ़ी पर एक विशेष प्रतिभा का पता लगाया गया था, तो यह एक सीढ़ी होने के बराबर था जो किसी को मुख्य आभासी दुनिया में प्रवेश करने और संबंधित ज्ञान सीखने की अनुमति दे सकता था। यदि उसने अपनी पढ़ाई में कुछ हासिल किया, तो वह 2 सुपर अकादमियों द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा और एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। सीढ़ी में 10086 सीढ़ियां थीं। प्रत्येक कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी अनूठे क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। उसके सामने सभी प्रकार के दृश्य उपस्थित हो जाएंगे। यह एक अजीब अनुभव था। वांग ये जल्द ही शीर्ष पर पहुंच गए। आखिरी पड़ाव पार करने के बाद वह संभावित परीक्षण क्षेत्र में लौट आए। विशेष प्रतिभा कोई नहीं। जैसा कि अपेक्षित था, मुझमें कविता और घुड़सवारी की प्रतिभा नहीं है। फिर वांग ये ने दूसरी सीढ़ी, वॉरियर सीढ़ी पर कदम रखा। उन्हीं 10086 चरणों में उनकी जाति, उम्र, रक्तरेखा, मांसपेशियों की ताकत, कोशिका गतिविधि, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, अंधेरे पदार्थ संलयन दर और उनके शरीर की अन्य व्यापक क्षमताओं का परीक्षण किया गया। इसमें तकनीकों, हथियार नियंत्रण और अन्य पहलुओं में उनकी महारत का भी परीक्षण किया गया। अंत में उसके संभावित मूल्य की गणना बड़े डेटा के माध्यम से की जाएगी। परीक्षण पूरा हो गया था, लेकिन अंतिम परिणाम की गणना अभी नहीं की जा सकी थी क्योंकि उसे अभी भी एबिलिटी यूजर सीढ़ी और विल पावर सीढ़ी पर चढ़ना था। तीनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। क्षमता उपयोगकर्ता सीढ़ी। वॉरियर सीढ़ी की तुलना में एबिलिटी यूजर सीढ़ी पर चढ़ना बहुत आसान था। जी डेनली के अनुसार इसका मतलब यह था कि एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनका भविष्य का रास्ता अपेक्षाकृत आसान होगा और उनकी ऊपरी सीमा अधिक होगी। अंतिम सीढ़ी इच्छाशक्ति सीढ़ी थी। यह बात उसे बहुत पहले से मालूम थी। टीशान के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने के लिए केवल इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी और बाकी को संसाधनों के माध्यम से संचित किया जा सकता था। विल पावर सीढ़ी के तीसरे चरण पर चढ़ने का मतलब था कि व्यक्ति ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता तक पहुंच गया है। नियम अन्य 3 सीढ़ियों से भिन्न थे। हालांकि इच्छाशक्ति सीढ़ी पर भी 10086 सीढ़ियां थीं, कोई भी उन सभी को तब तक पूरा नहीं कर सकता था जब तक कि उसके पास उच्चतम स्तर की इच्छाशक्ति न हो। जिसकी इच्छाशक्ति जितनी मजबूत होगी, वह उतने ही अधिक कदम आगे बढ़ सकता है। थर्ड, वांग ये ने पहले कदम पर कदम रखा। आभासी छवियां उसकी आंखों में स्वप्न की भांति भर गईं। उसने जल्दी से उन्हें हटा दिया और जल्द ही दूसरा कदम देखा। एक क्षण में उसकी आत्मा हल्की सी कांप उठी। एक शक्तिशाली ऊर्जा पहाड़ की तरह नीचे दब गई। तीसरे चरण पर कदम रखते ही वांग ये की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। कॉस्मिक लाइफ फॉर्म निश्चित रूप से विल पावर सीढ़ी के तीसरे चरण से ऊपर थे। जहां तक डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म्स का सवाल है, उनकी इच्छाशक्ति को 10वें चरण से अधिक तक पहुंचना था। चौथा चरण, 5वां चरण। वांग ये बहुत तेज थे। 8वें कदम तक उसे रुकावटें नहीं आनी शुरू हुई, लेकिन फिर भी वह आसानी से आगे बढ़ने में कामयाब रहा। 9वां चरण। उसकी इच्छाशक्ति पर दबाव बिजली के संकट की तरह उतरा और यह गड़गड़ाहट की तरह उसकी आत्मा को चकनाचूर कर देने वाला लग रहा था। जब भी बमबारी ने उसे रोका, वांग ये ने शक्तिशाली दबाव का विरोध किया और जबरदस्ती अपना रास्ता बना लिया। 10वां चरण। वांग ये, जिन्होंने सोचा था कि अधिक दबाव होगा, स्तब्ध रह गए। विभिन्न जातियों की उच्च कोटि की अनेक सुंदर महिलाएं उसके सामने उपस्थित हुईं। वे सुंदर और आकर्षक थे, पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। क्या यह स्मॉल वर्ल्ड N0.8 से भी बेहतर नहीं था? विल पावर स्टेयरवे ने उसे बहुत अच्छी तरह से समझा। यह जानता था कि यह उसकी इच्छाशक्ति का सबसे कमजोर बिंदु था, इसलिए 10वें कदम पर ऐसा भ्रम प्रकट हुआ। प्रलोभन का विरोध करना कठिन था, विशेषकर गर्म खून वाले व्यक्ति के लिए। यह सीधे तौर पर मानव स्वभाव के विरुद्ध था। अगली बार वांग ये ने अपनी इच्छा दबा दी और बैरियर से गुजर गए। 11वां चरण। उनका जीवन स्तर बढ़ने के बाद उनकी इच्छाशक्ति में काफी सुधार हुआ था। वह देखना चाहता था कि वह किस स्तर तक पहुंच सकता है। सुपरस्टार लाइफ फॉर्म की आवश्यकता विल पावर सीढ़ी के वे चरण तक पहुंचने की थी। वह इतनी दूर तक नहीं गया। यद्यपि उसने 10वीं सीढ़ी पार कर ली थी, फिर भी वह 14वीं में असफल हो गया। इच्छाशक्ति क्षमता 8 सितारे। इतना ऊंचा मूल्यांकन। वांग ये आश्चर्यचकित थे। सितारा इच्छाशक्ति क्षमता का मतलब है कि वह अपनी इच्छाशक्ति को ब्लैक होल स्तर तक सुधार सकता है। मैं अभी केवल एक निम्न श्रेणी का कॉस्मिक लाइफ फॉर्म हूं, लेकिन मैं पहले ही वे चरण पर पहुंच चुका हूं, जिसका अर्थ है कि मेरी इच्छाशक्ति लगभग निम्न श्रेणी की डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म के स्तर पर है। यही कारण है कि मेरी इतनी ऊंची रेटिंग है। अनुभव, संयम और जीवन स्तर में वृद्धि के साथ इच्छाशक्ति में बदलाव आएगा। वह चरण केवल अस्थायी था। जैसे ही विल पावर स्टेयरवे से उनका संभावित स्कोर सामने आया, एक योद्धा और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनके संभावित स्कोर भी प्रदर्शित हुए। योद्धा क्षमता 3 सितारे, क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता 5 सितारे। वांग ये आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक योद्धा के रूप में उनकी क्षमता केवल 3 स्टार होगी, क्योंकि वह लगभग लेवल 3 के ब्रह्मांडीय योद्धा थे।
सितारा क्षमता का मतलब था कि वह ब्रह्मांड स्तर की सीमा को नहीं तोड़ सकता था। यहाँ तक कि सितारा इच्छाशक्ति क्षमता के साथ भी उन्हें ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ने में असमर्थ माना गया। समस्या स्पष्ट रूप से उनके शरीर में थी। अधिग्रहित पूर्ण जीन वास्तव में जन्मजात पूर्ण जीन से हीन है। वांग ये को अंततः समझ आ गया कि क्यों एक 4 सितारा जीवन ग्रह को एक कॉलोनी ग्रह माना जाता था और एक 5 सितारा जीवन ग्रह को क्षेत्र माना जाता था। केवल 6 सितारा जीवन वाले ग्रहों पर जन्म लेने वालों को ही सामान्य मनुष्य माना जाता था। प्राणियों की ऊपरी और निचली सीमाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर था। उसका शरीर वास्तव में सामान्य था, ब्लू प्लैनेट पर विशेष रूप से उत्कृष्ट भी नहीं था। इसके अलावा उसके पास कोई वंशावली नहीं थी। उसका वर्तमान स्तर उसकी धोखाधड़ी के कारण पूरी तरह से खराब हो गया था। न्यू स्टार स्तर पर एक योद्धा के रूप में उनके सुधार की गति अब एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनके सुधार जितनी तेज नहीं थी। लौकिक स्तर पर यह और भी अधिक स्पष्ट था। उनके शरीर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच संलयन अधिक नहीं था, इसलिए इसमें अधिक संसाधनों की खपत होगी। वांग ये ने सिर्फ इस वजह से खुद को छोटा नहीं किया, नहीं उन्होंने हार मानी। केवल संभावित परीक्षण करने और स्वयं को पहचानने से ही कोई अधिक लक्षित तरीके से सुधार कर सकता है। क्षमता तो बस एक संख्या थी। जमीन से जुड़े रहना ही पावरहाउस बनने का एकमात्र तरीका था। मुझे 3 पहलुओं से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले विकास तकनीक, इसे अड़चन पर उन्नत किया जाना चाहिए। तभी मेरे लिए 2 बाधाओं को पार करके एक मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय योद्धा फिर एक उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धा बनने का मौका होगा। दूसरी बात, किसी को ब्रह्मांडीय स्तर 9 के शिखर से डार्क एनर्जी स्तर तक की सफलता के लिए पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है। सितारा क्षमता का मतलब है कि वन सामान्य रूप से नहीं टूट सकता है, इसलिए किसी भी चमत्कारी अवसर पर विचार किए बिना मुझे संसाधनों और खजाने को तैयार करने के लिए धन की आवश्यकता है। आखिरी चीज मेरी रक्तरेखा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे मेरी योजना कितनी भी सही क्यों न हो, अंत में मैं डार्क एनर्जी स्तर पर रुक सकता हूं और मेरी साधना की गति बहुत तेज नहीं होगी। अगर मैं बाजी पलटना चाहता हूं, तो रक्तरेखा वन को अवशोषित करना महत्वपूर्ण है। मुझे युद्ध प्रकार की रक्तरेखा नहीं चुननी चाहिए। मुझे एक ऐसी रक्तरेखा चाहिए जो मेरी ऊपरी सीमा और साधना गति को बढ़ा सके। वांग ये इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि उनकी योद्धा प्रतिभा की तुलना में एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी प्रतिभा स्पष्ट रूप से अधिक थी। वह डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंच सकता है। यह बात उसे बहुत पहले से मालूम थी। ऐसा कहा जा रहा है कि सितारा क्षमता का मतलब है कि उसके लिए सुपरस्टार क्षमता वाला उपयोगकर्ता बनना बहुत मुश्किल होगा। यह डार्क एनर्जी या मेरे शरीर की ऊपरी सीमा से संबंधित होना चाहिए। वांग ये ने एक पल के लिए सोचा। अभी कोई जल्दी नहीं है। डार्क एनर्जी लेवल लाइफ फॉर्म बनने के बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। वर्तमान में उनकी मुख्य सफलता की दिशा ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा की ओर थी। अंक जोड़ने की धोखाधड़ी से वह चिंतित नहीं था। एक समय में एक कदम। वह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, नहीं नीले ग्रह पर, नहीं विशाल ब्रह्मांड में। हालांकि उन्हें अब भी विश्वास था कि उनका भविष्य उज्जवल होगा। मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। वांग ये ने अपनी छोटी सी दुनिया में विल पावर सीढ़ी के प्रवेश द्वार की नकल की। अपने वर्तमान लौकिक नागरिक स्तर के साथ वह अन्य 3 सीढ़ियों को आगे नहीं बढ़ा सका। इसके बाद उन्होंने एज्योर माउंटेन स्मॉल वर्ल्ड की खोज की, फिर नैंते और लिंगलिंग के नागरिक नंबरों की तलाश की और उन्हें दोस्तों के रूप में जोड़ा। वे लौकिक नागरिक नहीं थे, बल्कि एज्योर माउंटेन स्मॉल वर्ल्ड में पंजीकृत नागरिक थे। वे अपनी इच्छा से अन्य छोटी दुनियाओं में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन वह उन्हें प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकता था। नीला ग्रह, छोटा ग्रह, लिंगलिंग, जो सफेद कपड़े पहने हुए थी, आश्चर्य से भरी हुई थी। नांते ने चारों ओर उड़ान भरी और चारों ओर देखा। यह बहुत बड़ा है। इसका कोई अंत नहीं है। वांग ये ने कहा, नवनिर्मित एक सितारा छोटी दुनिया का व्यास केवल 10,000 किलोमीटर है। इसकी तुलना एज्योर माउंटेन वर्चुअल वर्ल्ड से नहीं की जा सकती। हालांकि आप मेरी आभासी दुनिया में प्रतिबंधित नहीं होंगे। आपके पास अधिक स्वतंत्रता होगी। समय आने पर मैं उन कार्यों को लाऊंगा जिन्हें मैं मुख्य आभासी दुनिया से दोहरा सकता हूं। एज्योर माउंटेन वर्चुअल वर्ल्ड में कई कार्य किसी के नागरिक स्तर तक सीमित थे। यह क्या है? नांते ने एकमात्र प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। इच्छाशक्ति सीढ़ी जो आपकी इच्छाशक्ति क्षमता का परीक्षण करती है। आप इसे आजमा सकते हैं, वांग ये ने कहा। इसके अलावा मुफ्त टेम्पलेट्स का उपयोग करके घर बनाने के लिए जगह ढूंढें। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी जगह चुन सकते हैं। ठीक है, नांते अधीरता से दौड़कर अंदर आया। दूसरी ओर लिंगलिंग ने उत्साहपूर्वक अपना घर बनाना शुरू कर दिया। एज्योर माउंटेन वर्चुअल वर्ल्ड में मुख्य आभासी दुनिया की तरह सभी घरों को चार्ज किया गया था। जीजाजी, आपने इसका नाम ब्लू प्लैनेट स्मॉल वर्ल्ड क्यों रखा? लिंगलिंग ने निर्माण करते समय पूछा। क्योंकि मुझे आशा है कि ब्लू प्लैनेट भविष्य में एक ब्रह्मांडीय राष्ट्र बन सकता है, वांग ये मुस्कुराए। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे जल्द से जल्द खरीद सकता हूँ। फिर शुरुआती बिंदु के रूप में ब्लू प्लैनेट स्मॉल वर्ल्ड के साथ ब्लू प्लैनेट के लोग धीरे धीरे ब्रह्मांड में कदम रख सकते हैं। आप सचमुच महत्वाकांक्षी हैं, लिंगलिंग ने अपनी नाक सिकोड़ ली। यह कभी सफल नहीं होगा। कौन जानता है, वांग ये ने कंधे उचकाए। मुख्य आभासी दुनिया बहुत बड़ी थी। यह एक और वास्तविक दुनिया थी। जब तक उसके पास पैसा है, तब तक कोई भी यहाँ बिना किसी चिंता के रह सकता है और जो कुछ भी करना चाहता है, वह कर सकता है। पैसे के बिना भी वे आनंद ले सकते थे। यह जगह वास्तविक दुनिया से कहीं अधिक आरामदायक थी। वांग ये द्वारा अपनी छोटी दुनिया में सैकड़ों घटकों की नकल करने के बाद ब्लू प्लैनेट स्मॉल वर्ल्ड में एक बुनियादी क्रम और पैमाना था। इसके बाद वांग ये ने कॉस्मिक बैंक के बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 2 में प्रवेश किया। वित्तीय संबंधी मामले जैसे निवेश, वित्तीय प्रबंधन, ऋण, साथ ही जीवन ग्रहों, खनिज ग्रहों, ऊर्जा ग्रहों और यहाँ तक कि संपूर्ण आकाशगंगाओं की खरीद और बिक्री यहाँ की जा सकती है। मुख्य आभासी दुनिया के समान यह भी एक पिरामिड संरचना थी। हालांकि यहाँ का पदानुक्रम लौकिक नागरिक स्तर से विभाजित नहीं था। इसके बजाय इसे किसी के कॉस्मिक बैंक कार्ड स्तर से विभाजित किया गया था। इसका रुतबे या ताकत से कोई लेना देना नहीं था। प्रथम विश्व क्षेत्र को एक सितारा लाल कार्ड की आवश्यकता थी। दूसरे विश्व क्षेत्र को 2 सितारा नारंगी कार्ड की आवश्यकता थी। तृतीय विश्व क्षेत्र को स्टार पीले कार्ड की आवश्यकता थी। कॉस्मिक बैंक की आभासी दुनिया कुछ शब्दों पर चलती है, वे केवल पैसे को पहचानते हैं, लोगों को नहीं। अगर केवल छात्र ऋण होते, वांग ये ने वर्चुअल कॉस्मिक बैंक में प्रवेश किया। 80% से अधिक व्यवसाय यहाँ संभाला जा सकता है और इसे अल द्वारा पूरा किया जाएगा। अब उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी पैसे। चाहे वह संभावित बिंदु हो या ऊर्जा क्रिस्टल, दोनों के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। हालांकि कॉस्मिक बैंक ऋणों की मंजूरी को लेकर बहुत सख्त था। वे केवल तभी क्रेडिट ऋण स्वीकृत करेंगे यदि किसी की स्थिति बहुत ऊंची हो, अन्यथा वे केवल बंधक ऋण स्वीकृत करेंगे। समस्या यह थी कि वांग ये के पास बंधक ऋण के लिए आवेदन करने के लिए कुछ भी नहीं था। नांते का मूल्य अधिक नहीं था। वांग ये आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसने उत्सुकता से सामने वाले नंबर को देखा। उसके पास वास्तव में 100 कॉस्मिक डॉलर का कोटा था। यह एक सुरक्षित ऋण है, वांग ये ने नीचे की ओर देखा। यह क्रेडिट लोन के समान था, लेकिन ब्याज दर कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक गारंटर था। यदि वह ऋण चुकाने में असमर्थ था, तो उसका गारंटर उसके लिए भुगतान करेगा। आदिम तारा, उपग्रहों पर सुपर स्टार स्तर और ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों ने आश्चर्य से कहा, क्या यह एक भ्रम था? मुझे बस आदिम तारे में आनंद की अनुभूति महसूस हुई। यह ऐसा था मानो यह किसी चीज की मांग कर रहा हो। उस समय आदिम तारा और प्राचीन तारा पिता और माता की तरह थे। शिक्षकों ने हमेशा कहा है कि आदिम ग्रह में चेतना और जीवन है।
मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे विश्वास है। यह एक सचेत भावनात्मक उतार चढ़ाव था। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि आदिम तारा और प्राचीन तारा एक दूसरे से रगड़ खा रहे हों। मुख्य तारे पर कई अमर जीवन रूपों और शाश्वत जीवन रूपों ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आदिम तारे से कोई व्यक्ति सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया हो? ऐसा नहीं लगता। कोई शुभ दृश्य नहीं है। यह संभव है कि किसी वरिष्ठ ने एक परम विकास तकनीक बनाई हो। अरे, क्या होगा अगर यह सिर्फ एक जूनियर है जिसने एक प्राचीन अवसर को जन्म दिया है? क्या ऐसा हो सकता है कि आदि तारा और प्राचीन तारा एक नए मुख्य तारे को जन्म देने की तैयारी कर रहे हों? मैं मानव आभासी ब्रह्मांड की आभासी दुनिया में नंबर 4 प्राइमर्डियल स्टार। वांग ये पूरी तरह से डूबा हुआ था जैसे कि वह प्राइमर्डियल स्टार में प्रवेश कर गया हो। एक नीला सितारा उसके बेहद करीब था जो एक प्राचीन आभा से भरा हुआ था। यह प्राइमल स्टार था जो क्षमता उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता था। प्राइमल स्टार के आसपास मजबूत या कमजोर ऊर्जा वाले बड़े या छोटे अनगिनत ग्रह थे। वे क्रमबद्ध तरीके से प्राइमल स्टार के चारों ओर घूमते रहे, अनगिनत वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ते हुए पोषित हुए। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं थी, नहीं यह डार्क एनर्जी थी। प्राइमल स्टार द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पहले ही उसकी समझ से अधिक हो चुकी थी। भले ही यह एक छोटा सा हिस्सा था, यह पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह स्वर्ग जैसा था। असीम ऊर्जा के पोषण के तहत एक धुंधली समझ उसके दिल में प्रवेश कर गई। उसे स्पष्ट रूप से कुछ समझ में आया, लेकिन उसे यह भी लगा कि यह बहुत गहरा था। उसके शरीर की बेड़ियां खुलती हुई प्रतीत हो रही थीं। बहुत दिनों के बाद उसका मानस अचानक हिल गया। वांग ये, जो अपनी कल्पना में डूबा हुआ था, अचानक जाग गया। आत्मज्ञान। वह तुरंत समझ गया। धागे इकट्ठे हुए, एक संपूर्ण विचार बना। यह बहुत कच्चा था, लेकिन वास्तविक और शक्तिशाली था। यह उस न्यू स्टार इवोल्यूशन तकनीक से कहीं आगे निकल गया जिसे वह वर्तमान में विकसित कर रहा था। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक इफ। असीम ऊर्जा अवतरित हुई। वांग ये तुरंत मानव आभासी ब्रह्मांड से अलग हो गए और वास्तविकता में लौट आए। उसका शरीर प्रकाश की एक धुंधली परत से ढका हुआ था और उसके मानस में तीव्रता से उतार चढ़ाव हो रहा था। सभी दिशाओं से असीम ऊर्जा एकत्रित होकर उनके मानस में समाहित हो गई। तारे का कोर फट गया और जेड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद N0.6 ने ऊर्जा को अनियंत्रित रूप से अवशोषित कर लिया। बूम। असीम ऊर्जा ने उसके मानस को अजय गति से विस्तारित किया। ब्रह्मांडीय स्तर 3 क्षमता उपयोगकर्ता। ब्रह्मांडीय स्तर 4 क्षमता उपयोगकर्ता। निम्न श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन रूप, मध्यम श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन रूप। विस्तार के बाद ऊर्जा उसे पागलपन से पोषित करती रही। परिवर्तन केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उसके अवशोषण में वृद्धि नहीं थे, बल्कि उसके मानस में भी परिवर्तन थे। एक घर बनाने की तरह न केवल घर के नवीनीकरण में तेजी लाई गई, बल्कि घर को एक छोटे बंगले से एक बड़े विला में भी बदल दिया गया। यह एक मूलभूत परिवर्तन था। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में उनकी धारणा और उनकी क्षमता पर नियंत्रण दोनों में एक ही समय में सुधार हो रहा था। उनका शरीर भी उसी समय ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, लेकिन मानस के अवशोषण और परिवर्तन की तुलना में यह हीन था। फिर भी यह अभी भी एक स्तर के उन्नयन को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। ब्रह्मांडीय स्तर 2 ब्रह्मांडीय योद्धा, ब्रह्मांडीय स्तर 3 योद्धा। वांग ये ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। सबसे बड़ा अंतर स्तर 2 से स्तर 3 तक नहीं था, बल्कि यह मानस के समान ही था। यह संक्षेप में एक बपतिस्मा, एक छलांग और जीवन स्तर में एक उत्थान था। जिस क्षण उन्होंने प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को समझ लिया, उनका पुनर्जन्म हो गया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवशोषण धीरे-धीरे कमजोर हो गया। अपने शरीर और मानस में परिवर्तनों को ध्यान से महसूस करते हुए वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। स्तर 3 ब्रह्मांडीय योद्धा 13%। ब्रह्मांडीय स्तर 4 क्षमता उपयोगकर्ता 85%। वह एक ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में एक पूरे स्तर तक बढ़ गया था। यह कुछ ऐसा था जिसे अन्य विकास तकनीकें कभी हासिल नहीं कर सकीं। और प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक केवल चरण 1 पर थी। क्या आप प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को बेहतर बनाने के लिए 10000000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? वांग ये स्तब्ध रह गए। केवल चरण 1 से चरण 2 तक 10 लाख संभावित अंक। यह न्यू स्टार इवोल्यूशन तकनीक को 5 से 6 चरणों के लिए अपग्रेड करने के लिए आवश्यक राशि थी। यह चौंकाने वाला था। मैं वास्तव में प्राइमल स्टार की कल्पना कर सकता हूं और ऐसी अद्भुत विकास तकनीक को समझ सकता हूं। वांग ये ने उनकी प्रतिभा और समझ की प्रशंसा की, भले ही उन्हें पता था कि इसका खुद से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य बात जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल नंबर 6 और प्राइमल स्टार के बीच अनुकूलता थी। ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ा सौदा कर लिया हो। लेकिन परवाह किसे थी? जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल नंबर 6 उनके स्टार कोर में मौजूद थी और यह उनका धोखा था। किसी खेती तकनीक की ताकत को उसमें सुधार के लिए आवश्यक संभावित बिंदुओं से देखा जा सकता है। न्यू स्टार इवोल्यूशन तकनीक के पहले अपग्रेड के लिए 10000 संभावित बिंदुओं की आवश्यकता थी, जो लड़ाकू ऊर्जा और संपीड़न मंत्र के उन्नयन के समान था। यह मानक था। उन्होंने पहले कभी भी ब्रह्मांडीय स्तरीय विकास तकनीक की कोशिश नहीं की थी, लेकिन स्थानिक नियंत्रण और संघनन मंत्र के लिए पहला उन्नयन 50000 संभावित बिंदु था। जाहिर है, यह ब्रह्मांडीय स्तर का मानक था। 1 मिलियन उससे कहीं अधिक था। यह निश्चित रूप से एक सुपर इवोल्यूशन तकनीक थी जिसे वह सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक के रूप में अपने वर्तमान स्तर तक नहीं पहुंच सका। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक के साथ जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवशोषण या शक्ति स्तर में परिवर्तन नहीं था, बल्कि उसके शरीर और मानस के सार में परिवर्तन था। आइए फिर से अपनी क्षमता का परीक्षण करें। मुख्य आभासी दुनिया में फिर से प्रवेश करते ही वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। जल्द ही परीक्षण पूरा हो गया। इच्छा शक्ति क्षमता 8 सितारे। योद्धा क्षमता 4 सितारे। क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता 6 सितारे। इस तथ्य के अलावा कि उनकी इच्छा शक्ति क्षमता नहीं बदली थी, उनकी योद्धा क्षमता और क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता दोनों में 1 स्टार की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब था कि उसकी ऊपरी सीमा बढ़ गई थी। यह केवल प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक के पहले चरण द्वारा लाया गया परिवर्तन था। संभावित परीक्षण का कोई मतलब नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे बांधने वाली बेड़ियां ढीली हो गई थीं। भविष्य आशाजनक था। क्या यह एक संयोग था? वांग ये ने प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को समझने की पूरी प्रक्रिया का स्वाद चखा। यह एक संयोग जैसा था, लेकिन नियति जैसा भी लगा। उसने वास्तव में जेओयू के अनुसार प्राइमल स्टार की कल्पना में खुद को नहीं डुबोया था। यह ऐसा था मानो उसे दृश्य में लाया गया हो। और इन सब की जड़ थी जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद नंबर 6। ऐसा लगता है कि मेरे धोखे का प्राइमोर्डियल स्टार के साथ कोई अज्ञात संबंध है। वांग ये गहरी सोच में थे। आगे बढ़ने के बाद वह फिर से प्रयास करने के लिए प्राइमर्डियल स्टार की आभासी दुनिया नंबर 4 में प्रवेश कर गया। हालांकि उनमें पहले जैसी भावना नहीं थी। सब कुछ बहुत सामान्य था। यहाँ तक कि प्राइमल स्टार की कल्पना करने से भी कुछ भी ट्रिगर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो जो कुछ पहले हुआ था वह महज एक संयोग था। अगर मुझे वास्तविक प्राइमर्डियल स्टार में प्रवेश करने का मौका मिले, तो मेरे पास एक उत्तर हो सकता है। वांग ये ने मानव आभासी ब्रह्मांड को छोड़ दिया। इस दृश्यावलोकन में बहुत समय लग गया और जहाज पर दोबारा चढ़ने में केवल 2 दिन बचे थे। स्टार ट्रैवलर इन के बाहर वांग ये, नैन्ते और लिंगलिंग ने शिंग रैंग को विदाई दी। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी का स्टारशिप आ गया था और उसे 7 सितारा जीवन ग्रह पर ले जा रहा था। अकादमी में प्रवेश करने के बाद यह मूल रूप से बंद दरवाजे की पढ़ाई थी। ज्यादा छुट्टियां नहीं थीं और छात्रों को अपनी इच्छा से अकादमी छोड़ने की अनुमति नहीं थी।
100 साल बाद मिलेंगे। वांग ये ने शिन रैन को कसकर गले लगाया। हाँ, शिन रैन ने अपना सिर उसकी बाहों में दबा लिया, उसकी आवाज घुट गई। वह वांग ये को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका एक सपना था जिसे वह पूरा करना चाहती थी। वह फूलदान या सहायक वस्तु नहीं बनना चाहती थी। भविष्य बहुत लंबा था। तो यह 100 साल के आनंद वाली कहावत का मूल है। नानते को अचानक समझ आ गया। लिंगलिंग ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। अगर शिन रैन द्वितीय श्रेणी की अकादमी में प्रवेश पाता है तो यह सिर्फ 100 साल नहीं होगा, यह 1000 साल भी हो सकता है। तो फिर 1000 साल का प्यार। नानते ने सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाते हुए मुस्कुराया। मेरे जैसा बनना बेहतर है। मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। केवल तभी मैं भाले की कला सीखने के लिए खुद को समर्पित कर सकता हूँ। लिंगलिंग ने जवाब दिया, समस्या यह है कि आप किसी भी तरह जीजाजी को नहीं हरा सकते। बकवास। नानते ने उसकी ओर घूर कर देखा। मैंने चरण फोर्स स्थानिक नियंत्रण को समझ लिया है। अगर हम सिर्फ योद्धाओं के रूप में अपनी ताकत की तुलना कर रहे हैं तो वांग ये मेरा मुकाबला नहीं हो सकता है। लिंगलिंग ने मुंह बनाया। आपको वास्तव में अच्छी जानकारी नहीं है। मेरे जीजाजी बहुत पहले ही चरण फोर्स स्थानिक नियंत्रण और चरण 6 युद्ध ऊर्जा तक पहुंच चुके हैं। वह पूरी तरह से ताकतवर हैं। यदि आप दोनों योद्धाओं के रूप में अपनी ताकत की तुलना करेंगे तो आप हार जाएंगे। अगर हम आपकी ताकत को क्षमता उपयोगकर्ताओं के रूप में जोड़ते हैं तो आप 3 चालों तक भी टिक नहीं पाएंगे। असंभव। नानते हक्का बक्का रह गया। वांग ये ने गुप्त रूप से कब खेती की? यह लड़का पूरे दिन महिलाओं के प्रति आसक्त रहता था, लेकिन यह सोचने के लिए कि उसकी साधना की गति उसकी तुलना में तेज थी। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? जिन रैन को विदा करने के बाद वांग ये आगे बढ़े। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी कितनी भाभियां होंगी। लिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए वांग ये की ओर देखा। अचानक उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह फुफकारने लगी। मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूँ, विकृत। है जानो मन में क्या चल रहा है। इसे फिर से पढ़ो। वांग ये, क्या हम वास्तव में बोर्ड पर जा रहे हैं? नानते ने कहा। क्या आपके पास कोई अन्य अच्छे सुझाव हैं? वांग ये ने उसकी ओर देखा। कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन में शामिल हों और एक कॉस्मिक एडवेंचरर बने। लौकिक समुद्री डाकुओं को मारें और पुरस्कार प्राप्त करें। नानते की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वांग ये ने कहा, ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। खासकर वे जिनके पास इनाम है, वे सभी काफी सक्षम हैं। ब्रह्मांडीय स्तर अभी भी बहुत कमजोर है। हम सैन्य शिविर में सिर्फ तोप का चारा हैं। भले ही हम ब्रह्मांडीय साहसी बन जाएं, फिर भी वे अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। नानते की कोई राय नहीं थी, लेकिन योजना बनाने के मामले में वांग ये उनसे कहीं बेहतर थे। पिटने के बजाय भाले के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी काम वांग ये पर छोड़ देना बेहतर था। यह सिर्फ एक संक्रमण है। हम वास्तव में लौकिक समुद्री डाकू नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा तूफान समुद्री डाकू उतने बुरे नहीं हैं। वांग ये ने कहा। उनकी काम करने की शैली सही नहीं है, लेकिन कम से कम वे बुरे नहीं हैं। यह मत भूलो कि हम अभी भी चिमेंग परिवार के क्षेत्र में हैं। एक बार जब हम जियापू ग्रह छोड़ देंगे तो सबसे अधिक संभावना है कि हमारा शिकार किया जाएगा। सबसे पहले हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा अभी खुली है। हर कोई वर्महोल, खजाने और अवसरों की तलाश में है। यह हमारे लिए भी अच्छा अवसर है। अभी 2 दिन बाकी हैं। जो तैयार करने की जरूरत है उसे तैयार करें। ठीक है। वांग ये ने कॉस्मिक बैंक से उधार लिए गए सभी कॉस्मिक डॉलर खर्च कर दिए। उसने ऊर्जा क्रिस्टल खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे उनकी जरूरत नहीं थी। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को विकसित करने से उसे एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में और भी तेजी से सुधार करने की अनुमति मिलेगी। संभावित बिंदु सबसे व्यावहारिक थे। डेमंस एंड डेविल स्लेव वेन्यू और मैरिएड रेस स्लेवरी फैन की यात्रा करने के बाद उन्होंने 6.07 मिलियन संभावित अंक प्राप्त करते हुए सभी ब्रह्मांडीय डॉलर खर्च किए। पैसे कमाओ। वांग ये के दिमाग में यही एकमात्र वाक्यांश बचा था। उसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की इस यात्रा से धन कमाना होगा और बड़ी संख्या में संभावित अंक अर्जित करने होंगे। 2 दिन बाद वे तीनों स्टारशिप हरिकेन पर लौट आए। एक-एक करके ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू संतुष्ट होकर लौटे और चर्चा की कि कौन सी लड़की 6 में बेहतर थी। इन 10 लौकिक दिनों में उन्होंने अपना सारा धन दूसरों की विलासिता का आनंद लेते हुए खर्च कर दिया था। कमांडर यूमिन पहले से ही इसके आदी थे। उसने लोगों की संख्या गिन ली और दरवाजा बंद कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तूफान जियापू ग्रह को छोड़कर चला गया। अगला पड़ाव प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा था।